हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के 6वें संस्करण से यहाँ पे अध्याय 36वां। देखिए, आज हम इस अध्याय के तहत जो है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जानेंगे। ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो होती हैं हमारे जिला स्तर पर, उन कोर्ट्स की स्थिति क्या है, उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, किसके अधीन कार्य करती हैं, ठीक है। तो उन सब बातों को यहाँ पर हम जानेंगे, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर अध्याय के तहत देखेंगे। देखिए, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। चलिए बात कर लेते हैं राज्य की न्यायपालिका की। तो देखिए, राज्य की न्यायपालिका में आपको पता होगा, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कि राज्य की न्यायपालिका में आपका एक उच्च न्यायालय आता है और इसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिन्हें हम निम्न न्यायालयों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो हाई कोर्ट के अधीन होते हैं, इसलिए इन्हें हम जो है निम्न न्यायालय भी कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनकी स्थिति क्या है, ये संवैधानिक स्थिति इनकी क्या है, वो भी हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो संविधान का भाग 6 है, तो भाग 6 में यहाँ पर अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक इन न्यायालयों के संगठन, कार्यपालिका की स्वतंत्रता, ये सब के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। यानी इन सब का वर्णन इसमें किया गया है यहाँ पर। अब चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर पहला इसमें है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो आपको पता होगा, आपने आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल है आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 यहाँ पर ये बताता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी या पदस्थापना होगी या पदोन्नति होगी, वो राज्यपाल के द्वारा होगी, ठीक है। और राज्यपाल इसके संदर्भ में राज्य का जो हाई कोर्ट है इससे परामर्श करेगा, ठीक है। तब इनकी पदोन्नति, इनकी पदस्थापना और इनकी नियुक्ति हो पाएगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो व्यक्ति जिला न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित है, जिला न्यायाधीश की जो अर्हता रखता है, उसके लिए क्या क्या अर्हताएं चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो किसी सरकारी सेवा में ना हो, यानी कि केंद्र के अधीन या राज्य के अधीन किसी भी सरकारी सेवाओं का एम्प्लॉय ना हो। दूसरी बात यह, कम से कम उसने 7 वर्ष की अधिवक्ता के रूप में उसे अनुभव हो, ये 7 वर्ष तक उसने जो है वकील के रूप में प्रैक्टिस की हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एंड में आप पता ही है कि उच्च न्यायालय सिफारिश करेगा, क्योंकि इन नियुक्ति के बारे मामले वगैरह में उच्च न्यायालय जो है सलाह देता है राज्यपाल को, तो यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात हम यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति देखी थी, सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति को जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, ठीक है। कम से कम 5 साल उसने जो है हाई कोर्ट में, 5 साल जो हाई कोर्ट में उसने जज के पद पर रहा हो व्यक्ति, ठीक है। या फिर कुल मिलाकर उसने 10 साल तक प्रैक्टिस की हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अन्य कोर्ट में मिलाकर उसने 10 साल तक प्रैक्टिस की हो, तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति आपका सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट के बारे में आपने क्या देखी थी, योग्यता क्या चाहिए हाई कोर्ट में जज बनने के लिए। हाई कोर्ट में यानी कि उसे 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए भाई, विभिन्न कोर्टों में उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वकील के रूप में, जैसे भी रहा हो, ठीक है। वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है, ये बात आप देख चुके हैं। वहीं अगर हम अधीनस्थ न्यायालयों की बात करें, तो अधीनस्थ न्यायालय में कम से कम 7 साल जो है हमने वकील के रूप में यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस रहा हो, तभी वो व्यक्ति जो है यहाँ पर जिला जज बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि हमारे यहाँ पर संविधान में जिला न्यायाधीश के अलावा और भी वहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि स्ट्रक्चर के तहत वहाँ पे और भी बहुत सारे न्यायाधीश जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्रम बाई क्रम। तो वहाँ पर कुछ और न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो यहाँ पर आपका संविधान का आर्टिकल 234 है, जिसमें ये बताया गया है कि राज्यपाल को इस बात की शक्ति है कि वो जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे जो है राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही उसे वो नियुक्त कर सकेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना, उसे 2 जगह से सलाह लेनी है। कहाँ से सलाह लेनी है, एक तो उसे राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह लेनी है, ठीक है। दूसरी बात, हाई कोर्ट से सलाह लेनी है, तभी वो किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर नामित कर सकेगा जो व्यक्ति मान लो कानूनी पक्ष से ना आता हो, मान लो उसका जो बैकग्राउंड विधि वाला ना रहा हो, यानी लॉ वाला बैकग्राउंड ना रहा हो, किसी और बैकग्राउंड से आ रहा हो व्यक्ति, लेकिन उसे उस फील्ड में, यानी सामाजिकता वाली फील्ड में या फिर समाज से जुड़े हुए मुद्दों की फील्ड में, ठीक है, अच्छा खासा अनुभव है। जैसे आपने देखा होगा, लोग समाज शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, यानी लोगों की समस्याओं पर अपना रिसर्च पूरा करते हैं। तो हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति हो जो समाज से जुड़ी समस्याएं हो, उस समस्याओं को देखते हुए उस व्यक्ति को बना दिया जाए। तो इसके लिए इन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, कहाँ, यानी इनसे परामर्श लेना पड़ेगा राज्य लोक सेवा आयोग से, और कहाँ से, हाई कोर्ट से। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अगला उपबंध संविधान में ये है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 235 है, ठीक है, तो 235 ये प्रावधान करता है कि जिला जो न्यायालय हैं या फिर अन्य न्यायालय हैं, इनमें न्यायिक सेवा से संबद्ध व्यक्ति की पदस्थापना, पदोन्नति और अन्य मामलों पर जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा, वो राज्य के उच्च न्यायालय का होता है। यानी ये अधिकार है, यानी कि ये अधीन के अधीन है,
ठीक है। यानी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि राज्य की न्यायपालिका है, इसमें हाई कोर्ट के अधीन क्या है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिन्हें हम निम्न न्यायालय कहते हैं। तो वो आर्टिकल यही 235 से लिया गया है, क्योंकि ये इनके अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर वगैरह है, इनका जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका नियमन वगैरह जो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस वजह से आर्टिकल यहाँ 235 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा आपने एक आर्टिकल और देखा था यहाँ पे संविधान का, आर्टिकल 227। तो आर्टिकल 227 में कहा गया था कि हाई कोर्ट को जो है यहाँ पर अधीक्षण की शक्ति है, यानी सुपरविजन की शक्ति है हाई कोर्ट को। ठीक है, चाहे सुपरविजन चाहे अधीनस्थ कोर्ट के मामले में हो या किसी अन्य मैटर में हो, तो उसके पास शक्ति प्रदान है आर्टिकल 227 के तहत। ठीक है, और वैसे भी अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में आर्टिकल 235 तो है ही है। तो यहाँ पर ये वाला आर्टिकल लिख लेना, ये वाला मत लिखना अभी। ठीक है, अब देखिए व्याख्या के तहत यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर कौन कौन होंगे, यानी कि संवैधानिक उपबंध में हमने ये देख लिया कि जिला न्यायाधीश में यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति होंगे जो जिला न्यायाधीश के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, उनके अलावा भी कौन कौन से ऐसे न्यायाधीश यहाँ पे होंगे। ठीक है, जैसे व्याख्या में लिखा है जिला न्यायाधीश के अंतर्गत यहाँ पर नगर दीवानी न्यायाधीश होंगे, अपर जिला न्यायाधीश होंगे, संयुक्त जिला न्यायाधीश होंगे, सहायक जिला न्यायाधीश होंगे, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होंगे, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होंगे, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं एक सहायक सत्र न्यायाधीश आते हैं। यानी ये जो पद हैं सब ये जिला न्यायाधीश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जिला न्यायाधीश के अंतर्गत ये सब पद जो है आते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यायिक सेवा का मतलब होता है, देखिए न्यायिक सेवा अलग चीज़ है। सेवा का मतलब क्या है कि न्यायिक सेवा में वो अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश के नीचे जो न्यायिक पदों से संबद्ध होते हैं। यानी कहने का मतलब आपने देखा होगा कि आप कोर्ट वगैरह की जब कार्रवाइयाँ देखते होंगे मूवी वगैरह में, तो आप देखते होंगे कि जज सेंटर में बैठा होता है, उसके नीचे टेबल के बगल में यहाँ पे कुछ लोग और बैठे होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न मामलों की फाइल वगैरह की तफ्तीश वगैरह करते हैं, उन्हें देखते हैं भाई। ठीक है, बाद में आगे जज तक पहुँचाते हैं। तो ये सब न्यायिक सेवा में लगे हुए व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना इसमें कि न्यायिक सेवा में यहाँ पर वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश और उससे नीचे के न्यायिक पदों से संबद्ध होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अब देखिए यहाँ पर हम संरचना देख लेते हैं कि हमने जो हमारी अधीनस्थ न्यायालय है इसकी संरचना क्या है। देखिए हर राज्य के लिए एक बात आप ये जान लीजिए कि राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक संरचना जो है, अधिकार क्षेत्र है, इन शर्तों का निर्धारण किया जाता है। यानी कि इसका निर्धारण वगैरह कौन करता है, राज्य करता है। राज्य ये निर्धारित करता है कि भाई फलाना न्यायालय जो है वो इस जिले के लिए इसका ये अधिकार क्षेत्र होगा, यहाँ तक कि जो है इसमें लोग आएंगे, शामिल होंगे। ठीक है, यहाँ ये चीज़ें शामिल होंगी, यहाँ पर इतने इलाके शामिल होंगे। ठीक है, तो इस बात का निर्धारण कौन करता है, राज्य करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पहला पॉइंट तो ये नोट कर लेना। अब देखिए दूसरी बात ये जान लेते हैं कि हर राज्य में जो आपकी जो अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसीजर है, अधीनस्थ न्यायालय का स्ट्रक्चर है, वो भिन्न भिन्न हो सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हर जिले में विविधता के अकॉर्डिंग देखा जाता है। कुछ जिले हमारे यहाँ ऐसे हैं बहुत ज़्यादा शिक्षित वर्ग वाले जिले हैं। ठीक है, शिक्षित वर्ग वाले जिले हैं तो वहाँ पर शायद उससे रिलेटेड कुछ अलग अलग समस्याएं होंगी। कुछ जिले ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए इलाके टाइप हैं, जहाँ पर ग्रामीण सेवकों की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, ग्रामीण लोगों की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ का कुछ संगठन कुछ अलग बनाया जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का संगठन पूरे देश में एक जैसा नहीं है। ठीक है, यानी इनका संगठन राज्य ने अपने हिसाब से कि भाई कैसा संगठन कहाँ पे क्या रखना चाहिए, कौन कौन से लोग वहाँ पे मौजूद करने चाहिए, कौन कौन से लोग रखने चाहिए जिनसे जो व्यक्ति हैं वहाँ पर उन्हें तत्काल न्याय मिल सके। ठीक है, तो यहाँ वही बात कही गई है कि हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनकी प्रकृति भिन्न हो सकती है, यहाँ पे वही बात लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सामान्य रूप में देख लें, अगर सामान्य रूप में हम देखें तो सामान्य रूप में उच्च न्यायालय से नीचे दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य स्थिति में देखें तो उच्च न्यायालय के नीचे दीवानी, ठीक है, और फौजदारी न्यायालयों के 3 स्तर होते हैं। वो कौन कौन से स्तर होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टेबल है, चार्ट है, यहाँ पर ये देखेंगे। पहले तो ये बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है यानी कि अगर राज्य में देखें तो सबसे ऊपर राज्य में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बाद जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है, यानी जिले का सबसे मेन न्यायालय यही है। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, तो दीवानी पक्ष वाला और फौजदारी पक्ष वाला। देखिए अक्सर अभ्यर्थी जो है दीवानी और फौजदारी अब तक क्लियर नहीं हो पाया, दीवानी क्या होता है, फौजदारी क्या होता है। देखिए दीवानी के अंतर्गत वो मामले आते हैं जिनमें कोई मतलब वैसी हानि नहीं होती है, यानी कि हमारे किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई जाती है। ठीक है, व्यक्ति को मतलब जैसे इंजरी वगैरह है, जैसे मान लेते हैं आप देखते हैं जमीन से जुड़े हुए मामले हैं। ठीक है, पैसे के लेन देन से संबंधित विवाद हैं या फिर पेंशन वगैरह से संबंधित विवाद हैं। ठीक है, किराएदार वगैरह के मामले वो दीवानी पक्ष में रखे जाते हैं। फौजदारी में कौन से मामले आते हैं, रेप हुआ, मर्डर हुआ, ठीक है, किसी के ऊपर हत्या करने की कोशिश की गई, ठीक है, या फिर कोई षड्यंत्र करके किसी को मारने का प्रयास किया गया, वो सब फौजदारी पक्ष में रखे जाएंगे। ठीक है, अब आप आसान भाषा में दोनों का मतलब समझ गए होंगे, दीवानी में कौन से रखे जाएंगे, फौजदारी में कौन से रखे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जिले में क्या होता है, जिला में सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है, ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले का। ठीक है, अब इसके अधीन दीवानी पक्ष में अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है,
इसके नीचे फिर होता है मुंसिफ अदालत होती है सबसे नीचे। वहीं फौजदारी पक्ष में क्या होता है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का जो है दंडाधिकारी जो है इसका न्यायालय होगा, और सबसे नीचे जो होगा वो न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होगा। ठीक है, ये प्रोसीजर है। अब यहाँ पर आप बनवाईकरण करके सेकंड के सब पॉइंट में आप पॉइंट लिखते जाएंगे। देखिए सेकंड के सब पॉइंट में पहला सब पॉइंट, देखिए ये तो आपको बनाना ही बनाया है, ये स्ट्रक्चर जो आपको लिखना ही लिखना है ये वाला। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट है, सेकंड का पहला सब पॉइंट लिखेंगे। देखिए जिला न्यायाधीश जो है वो जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। ठीक है, देखिए इसे जो है सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीली क्षेत्राधिकारी प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए केवल ये इतना ही पॉइंट यहाँ पे लिखना, इससे आगे वाला ये लाइन मत लिखना, मैंने बता दी है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गलती से, तो वो लिखना नहीं है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में, जिला न्यायाधीश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं सेकंड सब पॉइंट में इसके। देखिए जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो हम इसे जिला न्यायाधीश बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अब दीवानी मामले, जमीन से जुड़े हुए मामले हुए हैं, पैसे वगैरह के लेन देन से संबंधित मामले हैं, इन पर अगर सुनवाई कर रहा है कौन, जिला सत्र न्यायाधीश का जो न्यायालय है उस पर सुनवाई कर रहा है, तो वहाँ के जो मेन न्यायाधीश है जिले का, उसको हम जिला न्यायाधीश बोलेंगे। और जब वो फौजदारी से रिलेटेड यानी मर्डर वगैरह, रेप वगैरह या फिर कोई और जो मामले हैं, ठीक है, उनसे संबंधित सुनवाई कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम सत्र न्यायाधीश कहेंगे। ठीक है, उसे हम सत्र न्यायाधीश कहेंगे। यानी इस प्रकार से यहाँ पर उसमें दोनों शक्तियाँ निहित हैं, उनमें दीवानी पक्ष को सुनने की शक्तियाँ भी निहित हैं और फौजदारी पक्ष को भी सुनने की शक्तियाँ इसमें निहित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने देखिए सेकंड के दोनों सब पॉइंट आपने लिख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर जो इसके फैसले वगैरह होते हैं, इनके विरुद्ध हम कहाँ अपील कर सकते हैं, यानी जिला और सत्र न्यायाधीश के फैसलों के विरुद्ध अपील जो की जा सकती है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात यह है, यहाँ पर मैंने कल भी आपको बताया था, आई होप आपको कल याद होगा, कल से मतलब प्रीवियस वीडियो में, कि जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड देने का अधिकार होता है, लेकिन उसके द्वारा जो मृत्युदंड पर अमल तभी किया जाता है जब संबंधित राज्य का हाईकोर्ट जो है उस न्यायालय का जो अनुमोदन कर दे। यानी संबंधित राज्य का हाईकोर्ट जो है ये सुपरवाइज करता है, ये देखता है कि भाई क्या ये व्यक्ति जो है, यानी कि वहाँ पर हमने जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर जो व्यक्ति बैठाया है वो सही प्रकार से, ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि जिला लेवल पर हो, जिला लेवल पर उसके कोई प्रेशर वगैरह पड़ रहा हो, राजनीतिक प्रेशर पड़ रहा हो, उसने हो सकता है भाई पैसे वगैरह ले लिए हो, ठीक है, पैसे वगैरह लेने के लालच में उसने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो, तो ये सब चीज़ों का जो सुपरविजन जो होता है वो कौन करता है, वो करता है हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट जब अनुमोदन कर देता है भाई, हाईकोर्ट को जो प्रोसीड करता है, हाईकोर्ट को बता देता है, क्योंकि जिला सत्र न्यायाधीश जो है वो बता देता है हाईकोर्ट को, हम ये फलाना जो कैंडिडेट है, इसने ये जुर्म में ये पाया गया है, दोषी पाया गया और हम इसे मृत्युदंड देंगे, तो उससे संबंधित जो फाइल है, किससे संबंधित फाइल को जब हाईकोर्ट जो है उसका सुपरविजन कर लेता है, निरीक्षण कर लेता है, उसके बाद अनुमति देता है, अनुमोदन करता है, हाँ आप दे सकते हैं निर्णय। ठीक है, तभी ये किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना, यानी कि डायरेक्ट मृत्युदंड नहीं देता है, इस पर जो हाईकोर्ट का अनुमोदन होना आवश्यक है, तभी ये किसी को मृत्युदंड दे सकता है। ठीक है, तो आपने इसके सेकंड से संबंधित 4 सब पॉइंट आपने नोट कर लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपने जिला सत्र और सत्र न्यायाधीश का तो पूरा पोर्शन आपने देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके नीचे जो होते हैं दीवानी मामलों के लिए या फिर सिविल मामलों, फौजदारी मामलों के लिए, उनसे संबंधित देखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ नोट करेंगे। देखिए अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी याचिका, ठीक है, देखिए अधीनस्थ जो न्यायाधीश है हमारा, अधीनस्थ न्यायाधीश यानी कि आपका दीवानी मामलों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस कर गया यहाँ पे, हाँ ये अधीनस्थ न्यायाधीश ही बोलेंगे। ठीक है, देखिए अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी याचिका, सिविल सूट के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, देखिए सिविल सूट क्या है, सिविल सूट के बारे में मैं बताऊँगा आपको। देखिए सिविल सूट जो है आपका, ये यहाँ पर अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी न्यायाधीश एवं इस प्रकार के कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, और उसे जो है कभी कभी जो है सहायक सत्र न्यायाधीश की शक्तियाँ प्रदान कर दी जाती हैं। ठीक है, यानी कि अधीनस्थ न्यायाधीश दीवानी मामलों का होता है, कभी कभी क्या होता है इसे सत्र न्यायाधीश यानी कि फौजदारी मामलों के जो न्यायाधीश होते हैं, सत्र न्यायाधीश कब बनता है, जब जिला सत्र न्यायाधीश का सत्र न्यायाधीश कब बोला जाता है, सत्र न्यायाधीश तब बोला जाता है जब वो फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। ठीक है, तब बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला व्यक्ति, यानी कि ये वाला व्यक्ति सहायक सत्र न्यायाधीश कब बनता है। ठीक है, यानी सहायक सत्र न्यायाधीश की इसकी पावर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये दीवानी पक्ष का तो होता ही होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो ये फौजदारी के मामले भी निपटा सकता है, जरूरत पड़ने पर। अगर ऐसा जिला सत्र न्यायाधीश अगर इसको परमिट करे तो ये फौजदारी के मामले भी यहाँ पर देख सकता है। तो इस मामले में से एक अतिरिक्त शक्ति यहाँ पे प्राप्त है अधीनस्थ न्यायाधीश को। ठीक है, दीवानी पक्ष के अधीनस्थ न्यायाधीश को एक अतिरिक्त शक्ति यहाँ पर प्राप्त है, तो वो यहीं बताया गया है, यही बात बताई गई है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट नोट करिए ना कि अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी याचिका के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, वहीं अगर फौजदारी पक्ष की बात कर लें तो फौजदारी पक्ष में कौन है,
यहाँ पे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी है, ठीक है। यानी मुख्य, देखिए थर्ड के सब पॉइंट में लिख लेना कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फौजदारी मामले की सुनवाई करता है तथा 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है। यानी कि जो फौजदारी मामले में जहाँ पर ये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वो बैठा है, ये जो है फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है और किसी व्यक्ति को अधिकतम जो है 7 साल की सजा दे सकता है, यानी 7 साल से ज़्यादा की सजा ये नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये आप ये देख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए सबसे निचले स्तर पर अगर हम पहुँचें, यानी कि सबसे निचले स्तर पर हम पहुँचें, चौथा पॉइंट, सबसे निचले स्तर पर जो है यहाँ पर आपका, यहाँ पर कौन कौन से होता है, यानी कि यहाँ पर मुंसिफ अदालत होती है, ठीक है, यानी मुंसिफ अदालत होती है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर न्यायिक दंडाधिकारी का कार्यालय होता है, ठीक है, यानी सत्र न्यायाधीश बोलते हैं, सबसे नीचे वाला जो न्यायिक दंडाधिकारी है इसका कार्यालय होता है, ठीक है। देखिए इसको न्यायिक दंडाधिकारी वाले कार्यालय को सत्र न्यायाधीश यहाँ पर इसमें किताब में बोल दिया गया है, सत्र न्यायाधीश बोल दिया गया है, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत हो जाना आप, ये यही वाला व्यक्ति बताया गया है, यानी इस व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, इसे सत्र न्यायाधीश बोल दिया है, ठीक है। फौजदारी पक्ष से ही बिलोंग करता है तो इसलिए सत्र न्यायाधीश से बोल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे निचले स्तर पर बात करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पे चौथे पॉइंट में सबसे निचले स्तर पर, ठीक है, सबसे निचले स्तर पर दीवानी मामलों के लिए मुंसिफ न्यायाधीश, दीवानी मामलों के लिए मुंसिफ न्यायाधीश और फौजदारी मामलों के लिए, ठीक है, सत्र न्यायाधीश या न्यायिक दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश ऑब्लिक करके न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है, ऐसे करके लिख लेना आप, ठीक है। अब इसी में चौथे का सब पॉइंट लिख लेना। देखिए सत्र न्यायाधीश क्या है, ऐसे फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है जिसमें 3 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। यानी कि सबसे नीचे वाला जो न्यायाधीश है ये अधिकतम सजा जो है 3 साल की दे सकता है किसी व्यक्ति को। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सत्र न्यायाधीश से लेकर आप कंफ्यूज मत हो जाना। सत्र न्यायाधीश तो सभी माने जाएंगे, ये भी बोला जाता है, ये भी बोला जाता है, जब क्योंकि फौजदारी पक्ष में जो भी आता है सत्र न्यायाधीश ही बोला जाता है, ठीक है, जनरल भाषा में। लेकिन हम इसे जब कैटेगराइज करेंगे, यानी इसे जो हम हर लेवल से देखेंगे, तब यहाँ पर अलग नाम पाएंगे आप कि सबसे नीचे न्यायिक दंडाधिकारी है, उसके ऊपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी है, ठीक है, तो सबसे ऊपर जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना आप, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि सर सत्र न्यायाधीश वाला गलत पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सही से बता रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो था स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर ये बात की गई है, ये जो बताई गई है बात, ये अलग अलग बात बताई गई है, यानी कि अगर महानगरों में हो तो इसी स्थिति रहेगी, ये वहाँ पर हो तो ऐसी स्थिति रहेगी। देखिए हमारे लिए ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जनरल वे में पता होना चाहिए कि जनरल वे में जो ढांचा है क्या है, यानी कि जिला लेवल पर जो आपकी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, जनरल वे में हमें ये पता होना चाहिए। तो जनरल वे में अगर यही स्ट्रक्चर जो है फॉलो होता है, कहीं कहीं विशेष परिस्थितियां होती हैं, वहाँ पर गठन किया जा सकता है, वहाँ पर विशेष अधिकारी लगाए जा सकते हैं, वो एक अपवाद स्वरूप है, ठीक है, वो हर जगह नहीं मिलेगा। तो आपको जनरल वे में यही याद रखना है, ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं आपका राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में नालसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए नालसा का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है, इसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको पता होगा, आपने जब डीपीएसपी पढ़े, यानी कि हमने नीति निर्देशक तत्व जो पढ़े थे, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनमें एक अनुच्छेद आया था आर्टिकल 39A। तो आर्टिकल 39 ये प्रावधान करता है कि राज्य जो है वो समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है, ठीक है। यानी कि ये डीपीएसपी में ये जो आर्टिकल 39A था, आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ, आर्टिकल 39A जो था वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये ऐड किया गया था आर्टिकल 39A, ठीक है। और इसमें यही प्रावधान रखा गया था कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य, राज्य का ये दायित्व है कि वो महंगी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए अपने यहाँ के आम जनों के लिए, अपने यहाँ के गरीब व्यक्तियों के लिए, समाज के शोषित और वंचित तबकों के लिए न्याय के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करें। ये संविधान में ये बात कही गई है आर्टिकल 39A के तहत। अब देखिए इसके अलावा ये तो राज्य स्तर पर बात हो गई डीपीएसपी के स्तर पर, इसके अलावा संविधान के जो मूल अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ पर भी बात कही गई है। जैसे आपका पता होगा आर्टिकल 14 जो है ये विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, दलित हो या फिर कोई भी हो, सब समान है, ठीक है। वहीं आपका आर्टिकल 22A जिसे हम जानते हैं, यानी 22A आपने सुना होगा, निरोध और गिरफ्तारी संरक्षण है, ठीक है। तो निरोध और गिरफ्तारी संरक्षण क्यों है? इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को आप अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा उसे, ठीक है। इसमें यही बात कही गई थी, यानी आर्टिकल 22A, यानी इसके जो पहला पार्ट है 22A में यही था कि भाई अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो 24 घंटे में उसे जो मजिस्ट्रेट है, दंडाधिकारी, उसके सामने शामिल करना होगा। साथ ही साथ उसे जो है आपको एक वकील प्रोवाइड करवाना होगा,
यानी कि वो ये तो जान ले व्यक्ति भाई हमें किस बात के लिए गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है भाई आपने अपनी अपनी मन मर्जी से, जैसे देखते नहीं तमाम जगह थानेदार वगैरह होते हैं, किसी को केस में फंसाने के लिए जो है संबंधित व्यक्ति को उठाया और कोर्ट कचहरी में डाल दिया, ठीक है, यानी जेल में डाल दिया, मारपीट की, उसके बाद जो है पेश करना होता है। यानी किसी व्यक्ति को आप 24 घंटे से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते हैं थाने वगैरह में, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा, क्या दोष है क्या जुर्म है। उसके लिए वो उस व्यक्ति को विधिक कानूनी सहायता के लिए यहाँ पे विधि व्यवसायी जो बोला गया है, यानी कि वकील रखने की अधिकार दिया गया है। वो अधिकार आर्टिकल 22A के तहत दिया गया है, ताकि उस व्यक्ति को भी पता चले कि हमें किस जुर्म में, किस मामले में हमें लाया गया है यहाँ पर, और वो अपना डिफेंस तैयार कर सके, ठीक है। तो ये तो आपके संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, जिन्होंने, यानी कि ये देखिए यहाँ पर प्रावधान यहाँ पे बताने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यहाँ पर ये था, इन प्रावधानों को देखते हुए ही यहाँ पर बाद में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का बाद में गठन किया गया है, ठीक है। बाद में संसद ने अधिनियम पारित किया है और बाद में इसका गठन हुआ है, ठीक है। तो ये सब प्रावधान थे यहाँ पर। तो यहाँ पर चाहे तो आप वन बाई वन करके प्रावधान ये लिख लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किन की वजह से जो है हमें नालसा बनाने की जरूरत पड़ी, तो वो आप प्रावधान पहले लिख लेना। और देखिए ये प्रावधान आप, मैं कोशिश यही करूँगा आपसे, गुजारिश करूँगा कि आप नोट करके लिख लें। नोट करके लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट 1 में पहले ये लिख लेना है इसमें, ठीक है, कि भारत के संविधान का आर्टिकल 39 से समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो यकीन मानिए आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी बार जो है न्याय सैनिक सभी के लिए समुचित न्याय से संबंधित टॉपिक लिखने के लिए आ जाता है। आपने देखा होगा, अगर मेंस एग्जाम के पेपर वगैरह देखे होंगे आपने, तो वहाँ पे लिखने के लिए आ जाता है। तो अगर आपको वहाँ पर आर्टिकल नहीं मालूम होंगे ये, तो आप वहाँ पे नहीं लिख पाएंगे आप कि हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान में कहाँ चर्चा की गई है समान न्याय की, ठीक है, विधि के समक्ष समानता की, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रावधान करता है और सबके लिए ये न्याय सुनिश्चित करता है ये, ठीक है। यहीं नोट 2 में आप लिखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 14 और 22(1) राज्य के लिए बाध्यकारी बनाते हैं कि कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के साथ ही, ठीक है, ऐसी कानूनी प्रणाली स्थापित करे जो सबके लिए समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लेना। आपको 2 पॉइंट लिखने से ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि भाई हमने नालसा का स्थापना क्यों की है, क्योंकि नालसा की स्थापना के पीछे इन पॉइंट्स का यानी इन आर्टिकल्स का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। यानी कि जब ये आर्टिकल रख दिए गए, फिर सरकार के समक्ष चुनौती के रूप में उभर के आई कि भाई अब हमने आर्टिकल तो रख दिए, अब चूंकि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था कितनी जटिल है, कितनी महंगी है, तो ऐसे में फिर समान न्याय का यानी विधि के समक्ष समानता का सवाल कहाँ रह गया। यानी गरीब व्यक्ति तो वकील कर ही नहीं पा रहा है, गरीब व्यक्ति पर शोषण हो रहा है। तो उससे बचने के लिए, उसको बचाने के लिए यहाँ पर नालसा का गठन किया गया, नालसा के लिए अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। तो अब नालसा के बारे में थोड़ा लाइनें लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। वो हम लिखेंगे कि 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, ठीक है। इसी में सब पॉइंट लिखेंगे कि जो कि 9 नवंबर 1995 में लागू हुआ, ताकि अवसर की समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित किया जा सके। यानी कि नालसा ये प्रोविजन करता है, नालसा के अंतर्गत ये प्रोविजन रखा गया है कि पूरे समूचे देश में, यानी समूचे देश में जो है आप, यानी समूचे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस तरह का ढांचा तैयार करेगी ताकि जो कमजोर वर्ग हैं या फिर समाज के हाशिए पर रखे हुए वर्ग हैं, जो वाकई में वंचित हैं, ठीक है, जिन्हें वाकई में ज्ञान नहीं है, उन्हें निःशुल्क कानूनी परामर्श, निःशुल्क कानूनी सलाह, ठीक है, और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए। आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि समाज के गरीब और वंचित शोषित तबके जो हैं उन पर आज भी अत्याचार होता है, ठीक है। काफ़ी लोग शिक्षित हो गए तो वो जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग कर लेते हैं। वहीं जो ऐसे गरीब लोग होते हैं वो न्यायालय तक नहीं पहुँच पाते हैं, इनकी वजह से इनका हत्या शोषण होता है। तो इस बात को, यानी कि इस बात की उनकी जो बाधा, इस बाधा को दूर करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया, ताकि हमारे समाज में ऐसे तमाम वर्ग हैं जो अपने आप पहुँच जो है जिला न्यायालय तक नहीं पहुँचा पाते हैं, जिला न्यायालय तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो जिला न्यायालय तक अगर पहुँच भी जाते तो पैसों के अभाव में वो उन्हें वापस लौटना पड़ता है। तो पैसों के अभाव में वापस न लौटें, बल्कि अपने लिए न्याय की मांग कर सकें, इसलिए यहाँ पर इन्होंने नालसा का गठन किया, ठीक है। इसके पीछे का उद्देश्य यही था और आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, नालसा द्वारा पूछा जाता है काफ़ी बार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये डेट है, ठीक है, ये 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नालसा के तहत कुछ बातें कर लेते हैं, नालसा के तहत कुछ बातें हम इंपॉर्टेंट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए नालसा जो है यहाँ पर सेकंड पॉइंट, ये क्या करता है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय में एक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है, यानी कि नालसा के अधीन क्या है, प्रत्येक राज्य में हर एक हाई कोर्ट में एक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का गठन किया गया है, ठीक है। इसका गठन किया गया है, यानी कि ये तो हाई कोर्ट लेवल पर बात हुई, राज्य स्तर पर बात हुई, ठीक है।
यानी ये तो हाई कोर्ट लेवल पे बात हुई। अब भाई जिला लेवल पे बात करते हैं। जिला या तालुका, तालुका का मतलब होता है आपका मंडल वगैरह, ठीक है। यानी जिला एवं तालुकों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा तालुकों कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन, ठीक है। जो NLSA नालसा जो है, ठीक है, नीतियों, ठीक है, निर्देशों का गठन किया गया है, ठीक है, का गठन किया गया है। ये पूरी लाइन में लिखना है। वही सब है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये मत लिखना आप, का गठन किया गया है, ठीक है। का गठन, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन ऐड कर लेना, गठन जो है लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता तथा राज्यों में लोक अदालतों के संचालन के लिए किया गया है, इसलिए लिख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये पूरी लाइन, ये नीचे वाली लाइन जो अंडरलाइन की है ये लिख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति हम क्यों देखें, सर्वोच्च न्यायालय की अब नहीं देखते हैं, हमें तो अपने यहाँ से मतलब है कि देश में किस प्रकार का ढांचा इन्होंने तैयार किया है वो मतलब है हमें। अब देखिए नालसा जो है वो देश भर में कानूनी सेवा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियाँ, सिद्धांत, दिशा निर्देश निर्धारित करता है और प्रभावी और सस्ती योजनाएं भी ये बनाता है। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, ठीक है। यानी नालसा जो है देश भर में कानूनी सेवा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए और जो राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण है इनके लिए नीतियां, सिद्धांत, दिशा निर्देश, गाइडलाइन वगैरह तैयार करता है, किस प्रकार से जो है प्रभावी और सस्ती योजनाएं जो है आम जनों तक, यानी गरीब जन जो है समाज के शोषित वंचित लोग हैं उन तक पहुंच सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ कार्य सौंपे गए हैं यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा कि हर व्यक्तियों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना, विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए लोक अदालतें इन्होंने स्थापित करवाई हैं नालसा के तहत, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर है, ये इन सब का आयोजन करवाना, ये सब नालसा करवाता है, ठीक है। तो ये लिखना नहीं है, बता दे रहा हूँ। अब देखिए मुफ्त या निःशुल्क कानूनी सेवाओं में शामिल है, यानी मुफ्त या निःशुल्क कानूनी सेवाएं कौन कौन सी मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। नालसा के तहत अदालती फीस माफ होगी, यानी कि जो व्यक्ति मान लीजिए शोषित वंचित वर्ग से आते हैं उनकी अदालती फीस माफ होगी। प्रोसेस फीस वगैरह लगती है, अन्य सभी शुल्क जो लगते हैं वो माफ होंगे। वहीं जो कानूनी कार्रवाई में अधिवक्ता वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनकी सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। यानी उनकी सेवाएं या तो रियायती दरों पर या निःशुल्क सेवाएं, यानी अगर मान लीजिए सरकारी वकील वगैरह है तो वो निःशुल्क सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब बात कही गई है, अपील पेपर बुक की तैयारी, ये सब जो है अनुवाद वगैरह तैयारी, ये सब निःशुल्क मिलेंगे ना, मुफ्त या निःशुल्क, ठीक है, कानूनी सेवाएं शामिल हैं, ठीक है। अब ये इन्हें के पात्र कौन होंगे, ये पात्र कौन कौन से व्यक्ति होंगे नालसा के तहत। सबसे बड़ी बात ये तो सब सुविधाएं तो जान ली आपने, यानी कि हम जो जिला कोर्ट के अंतर्गत जो कार्यवाहियाँ होती हैं उनसे संबंधित फीस वगैरह आपको देनी होती है, तो आपने देख ली। सबसे बड़ी बात है इसमें व्यक्ति कौन कौन शामिल होंगे, यानी कौन कौन से इसके पात्र होंगे व्यक्ति जो ये नालसा के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए, यानी हर व्यक्ति कौन कौन से होंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, चौथा पॉइंट यहाँ पे, कि मुफ्त कानूनी सहायता के लिए हर व्यक्तियों में शामिल हैं महिलाएं एवं बच्चे, SC ST जाति के सदस्य, ठीक है। आगे लिख लेना है इसमें औद्योगिक मजदूर, ठीक है, सामूहिक विपदा के शिकार व्यक्ति, ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में लिए गए व्यक्ति, ठीक है, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और वहीं आपके जो मानव तस्करी वगैरह जो होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह जो होती है, ठीक है, तो इसके शिकार व्यक्ति हैं, भिखारी वगैरह हैं, तो इनको नालसा के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है, यानी इनसे किसी प्रकार के शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है, अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो, ठीक है। लेकिन आप हकीकत आप लोग सब जानते हैं कि दिया तो बहुत कुछ दिया गया है गरीबों के लिए, लेकिन मिल नहीं पाता है उन्हें, ये बात आप हकीकत जानते हैं। अब आप प्रक्रियाएं भी देखते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो ये मुझे एक्सप्लेन मत करवाइए बार बार, आप सब कुछ जानते हैं। यानी हकीकत क्या है, सरकार ने क्या प्रावधान किया, नालसा ने क्या दिया है, लेकिन वाकई में क्या आपको लगता है कि ये गरीब लोग इस इन जो मिला है सरकार की तरफ इसका लाभ उठा पाते हैं, कभी नहीं उठा पाते हैं। आप सब जानते हैं, आप सब लोगों ने प्रक्रिया देखी हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं लोक अदालत, ठीक है। लोक अदालत जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लोक अदालत का मतलब हो गया जनता की अदालत, ठीक है, यानी जनता की अदालत। प्राचीन काल में यानी कि लोक अदालत की अवधारणा कोई नई नहीं है, प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जो है गांव वगैरह में मुखिया वगैरह जो होते थे गांव के, ठीक है, सरपंच वगैरह होते थे, वो लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको इकट्ठा करके वहाँ पर आपस में कोई वाद विवाद हो जाता था उसका निपटारा करते थे, ठीक है। तो लोक अदालत की अवधारणा जो है कोई नई नहीं है, ये हमारे यहाँ सदियों से चलती आ रही है, प्राचीन सदियों से। अगर हम प्राचीन भारत से देखें उठा के तो हर जगह लोक अदालतें मौजूद थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है कानूनी रूप से एम्पावर्ड कर दिया गया, कानूनी रूप से सशक्त कर दिया गया, तो इनका रोल यहाँ पे अहम हो गया है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा आगे, बात करते हैं लोक अदालत के अर्थ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो एक लाइन पॉइंट नोट कर लेना,
चलिए यहीं से नहीं, आगे लिख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ लिख लेना इसमें पहला पॉइंट कि इसका अर्थ है जनता की अदालत या न्यायालय, और ये व्यवस्था जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, ठीक है। यानी कि ये व्यवस्था क्या है, ये गांधीवादी जो दर्शन था हमारा, ठीक है। यानी कि हम किसी बात को लड़ झगड़ कर नहीं, अहिंसा से सौहार्दपूर्ण ढंग से उसे निपटा सकते हैं। गांधी जी अहिंसा में बिलीव करते थे, तो अहिंसा के ढंग रास्ते पर चलने के लिए या लोक अदालतें जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये क्या करता है लोक अदालत, ये वैकल्पिक विवाद समाधान का एक अंग है। वैकल्पिक का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर ना कोई पक्ष जीतता है ना कोई पक्ष हारता है, जबकि कोर्ट वगैरह की कार्रवाइयों में क्या होता है, एक पक्ष को हारना पड़ता है तो दूसरा पक्ष जीतता है। यहाँ पे क्या है भाई, मध्यस्थता निकाली जाती है कि मान लीजिए किसी दो व्यक्तियों के मध्य पैसों को लेकर, लेन देन को लेकर विवाद था, तो भाई सामने वाले व्यक्ति जिस पर जो है कुछ, मान लीजिए एक व्यक्ति बिल्कुल कंगाल है, एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, ए व्यक्ति जो है दिवालिया है, बी व्यक्ति का उस पर जो है 50,000 रुपये का कर्ज है, ये 50,000 रुपये जो है इसको बी व्यक्ति को यहाँ पर 50,000 रुपये लौटाने हैं। अब ऐसे में भाई दोनों की बात नहीं बन रही। अब इस ये तो कंगाल है ही है, अब ये बिल्कुल इसने तो कह दी भाई हम तो देंगे ही नहीं पैसे, बी वाला मान ही नहीं रहा है, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए पैसे। ऐसे में लोक अदालत में गया फैसला, तो लोक अदालत ने कहा भाई ऐसा करिए, भाई ये तो कंगाल तो है ही है, अगर मान लीजिए इसने पैसे आपको बिल्कुल ही नहीं दिए तो आपके पूरे 50,000 चले जाएंगे। ऐसा करिए आप, यानी कि 30,000 पे समझौता कर लीजिए कि 30,000 रुपये पे, तो 30,000 रुपये पे ये भी तैयार हो गया कि हाँ हम 6 महीने के अंदर 30,000 रुपये से दे देंगे, और इसने भी मान लिया यार अगर ये बिल्कुल ही 50,000 नहीं देगा तो हमारे बिल्कुल चले जाएंगे, तो हम 30,000 भी जो समझौता कर लें। तो यहाँ पर ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई, ये दोनों लोग संतुष्ट हो गए। तो लोक अदालत का रोल कुछ इसी प्रकार से है, यानी यहाँ पर किसी की जीत हार नहीं होती है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर जो है वैकल्पिक समाधान के जरिए उनमें सौहार्दपूर्ण तरीके से उनका जो निपटारा किया जाता है, ठीक है। देखिए लोक अदालत जो है, तो यहाँ पर आपको पता होगा ये अवधारणा आज क्यों सक्सेस है, क्यों अवधारणा आगे आई। आपको पता होगा अदालतों में छोटे से छोटे मामलों को निपटारे में करने में कई साल लग जाते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी पॉलिटी की बुक बोल रही है, और आप हकीकत में भी सब लोग देखते हैं। यानी एक नॉर्मल सा केस होता है, उसको निपटाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, यानी तारीख पे तारीख चलती है, ठीक है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। तो यहाँ पे सनी देओल वाला डायलॉग मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपको सबको पता है वो, ठीक है। तो ये हकीकत भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लोक अदालत का जो है, लोक अदालत जो त्वरित एकदम फास्ट तरीके से, कम खर्चीला है, यानी इसमें कोई खर्च नहीं होता है, न्याय का एक वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो पहले का सब पॉइंट लिख लेना आप यहाँ पे कि लोक अदालत त्वरित तथा कम खर्चीले न्याय का एक वैकल्पिक समाधान यहाँ पे प्रस्तुत करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख लेना यहाँ पर, देखिए लोक अदालत की जो कार्रवाई है इसमें कोई विजयी या पराजित नहीं होता, इसलिए आपस में दोनों पक्षों के बीच विद्वेष नहीं रह जाता। कहने का मतलब क्या है, कोई ये नहीं रह जाता, कोई रंजिश कैप नहीं रह जाती। मान लीजिए हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो है वहाँ पर उसे सज़ा मिल जाती है, कोई एक व्यक्ति जो बिल्कुल छूट जाता है। मान लीजिए कोई जो छूटा हुआ व्यक्ति है वो उसने क्राइम किया हो और जो सजा मिलने वाला व्यक्ति है वो निर्दोष हो, तो ऐसे में क्या हो, रंजिश बन जाती है भाई, विद्वेष रह जाता है भाई। उसने वकीलों को पैसे खिलाकर, जज को पैसे खिलाकर अपने ऊपर अपने फेवर में डिसीजन ले लिया, हम गरीब थे हम रह गए, ठीक है, हम बाद में देख लेंगे इसे। तो यहाँ पर लोक अदालत में बाद में देखने का कोई चक्कर नहीं है कि हम बाद में देखेंगे, क्या दोनों व्यक्ति जो है जो जाते हैं इसमें खुश होकर आते हैं बाद में, हाँ भाई हम लोगों को न्याय मिल गया, ठीक है। तो इसलिए ये कम खर्चीली है, फास्टली एकदम इनका जो निर्णय हो जाता है, ठीक है, लंबा टाइम नहीं लगता है इसमें। आगे बात करते हैं यहाँ पर लोक अदालत के बारे में, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इनकी कानूनी स्थिति क्या है, वैधानिक स्थिति क्या है लोक अदालत की, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो इसमें सब हेडिंग लोक अदालत में ही ये आपकी सब हेडिंग है, वैधानिक स्थिति, ठीक है। देखिए स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद पहले हमारा लोक अदालत शिविर जो था 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था, ठीक है, जो कि बहुत हद तक सफल रहा था। और सफल होने के उपरांत क्या रहा कि फिर देश के अन्य हिस्सों में भी इसके प्रसार की मांग उठने लगी, यानी फिर देश के अन्य हिस्सों में भी इसके प्रसार की मांग उठने लगी और प्रसार फिर होने भी लगा। अब प्रसार होने लगा तो सबसे बड़ी जरूरी बात यह थी कि कहीं ना कहीं जब प्रसार हो रहा है तो इसे कानूनी रूप से एम्पावर्ड किया जाए, कानूनी रूप से सशक्त बनाया जाए, ताकि ये इसके न्याय निर्णय जो है वो वैध माने जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट इसी में लिख लेंगे, लोक अदालतों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लोक अदालतों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए तथा इस सुरक्षा देखते हुए इसे सुरक्षा तथा इसके द्वारा पारित फैसलों को वैधानिक पृष्ठपोषण देने की मांग उठी, यानी इसके जो फैसले वगैरह होते हैं उन्हें कानूनी रूप से जो है वैधानिक मानने के लिए एक मांग उठी, ठीक है। तो इस मांग के कारण क्या हुआ, इस मांग के कारण क्या है कि लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, एक्ट पारित किया गया, ठीक है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पारित हुआ हमारा, नहीं वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, 1987 में। नालसा वाला वही अधिनियम था, ठीक है,
तो ये जो है यहाँ पर ये इसीलिए पारित किया गया था, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ताकि लोक अदालतों की स्थापना हो सके और उन्हें वैधानिक दर्जा मिल सके। तो आपने सेकंड का पॉइंट लिख लिया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ आगे, यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट बातों की कि लोक अदालतों के आयोजन में इनके कार्यों में संबंध में कुछ प्रावधान है, प्रावधान देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो राज्य वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण है या जिला वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण है या सर्वोच्च न्यायालय जो वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण है, ठीक है, तो ये समय समय पर ऐसे यानी जो समय समय पर इन्हें लगता है कि ऐसे अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ये जहाँ पर उपयुक्त समझें वहाँ पर लोक अदालत का गठन कर सकते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये आती है, ठीक है, जो कोई जगह है, देखिए लिखना नहीं है पॉइंट, ये समझा दिया मैंने, बता दिया। दूसरी बात ये निकल के आती है कि किसी इलाके के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत और या फिर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, ठीक है, तो ये सब शामिल होंगे जितना वहाँ पर आयोजन करने वाली एजेंसी है वो उचित समझे। यानी मानते हैं किसी जिले का आकार बड़ा है, कहीं जिले में समस्याएं ज़्यादा आती हैं, लोगों से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा आती हैं, तो वहाँ पर अगर मान लो एजेंसी जो आपकी है, ठीक है, जिसके तहत लोक अदालत का गठन किया गया, वो एजेंसी उसे लगता है भाई फलाने जिले में संख्या ज़्यादा है, लोगों के मामले ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ढांचा इसका जो है यानी इसमें शामिल व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए, तो वो ऐसा करने का अधिकार उस एजेंसी को है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि साधारण तक एक लोक अदालत में जो है अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी और एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आप लिख लेना, थर्ड पॉइंट, कि साधारण रूप में देखें तो एक लोक अदालत में कौन कौन होता है, जनरली एक अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी और वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के रूप में वहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से मामले लाए जाते हैं लोक अदालत में, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट जो आपका है वो हम देखेंगे अब यहाँ पर। चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा है कि लोक अदालत को यह अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित विवादों में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का निश्चय करे। कौन कौन से हैं, यानी कोई भी मामला जो किसी न्यायालय में लंबित हो या कोई मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, लोक अदालत के समक्ष नहीं लाया जाएगा। देखिए ये जो लाइन ऐड कर दी गई है ये गलती से ऐड की गई है, इसका मैं अभी स्पष्टीकरण दिखा सकता हूँ आपको। कहाँ दिखा सकता हूँ स्पष्टीकरण, इसके अगली वाली लाइन में। ये लाइन देखिए मैंने बताया आपको कि छठवां संस्करण जो आपका है लक्ष्मीकांत का, उसमें गलतियों की भरमार है, यानी उसमें गलतियां ही गलतियां मुझे देखने को मिलनी, काफ़ी जगह मैंने गलतियां नोटिस की हैं, ठीक है। तो गलतियों की इसमें काफ़ी जगह भरमार कर दी गई है, शायद जल्दबाजी में निकाला गया है वाला संस्करण। अभी मैं इसकी आगे की लाइन दिखाऊंगा, आप देखो यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार लोक अदालत केवल न्यायालय में लंबित मामलों को ही नहीं बल्कि उन मामलों का निपटारा भी कर सकती है जो न्यायालय में अभी नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो निकल के निष्कर्ष क्या आया यहाँ पे, निष्कर्ष यहाँ पे ये निकल के आया कि भाई जो ये नीचे लाइन लिखी है ये तो गलत है, ठीक है। ये लाइन आपकी लिखी है कि लोक अदालत में पेंडिंग है या इसके किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो वो लोक अदालत के समक्ष नहीं लाया जाएगा, ये लाइन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अब चौथा वाला पॉइंट जो है अब आप ऊपर लिखेंगे। देखिए मैंने आपको यहाँ पर वैसे मैं स्किप भी कर सकता था, इस लाइन को नहीं बताता, लेकिन बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर आप लोग खुद पढ़ने बैठे और खुद पढ़ने में आपको ये लाइन पढ़ने में आए तो आप कहीं ये ना कहें कि सर ने हमें गलत पढ़ा दिया, सर ने हमें सही से नहीं पढ़ाया। इसलिए मैंने आपको जो फाइनल लाइन थी वो दिखा दी, ठीक है, कि अंतिम लाइन क्या कह रही है। तो अंतिम लाइन आपकी यही कह रही है और यही लिखा जाएगा कि लोक अदालत जो है वो केवल न्यायालय में लंबित मामलों को ही नहीं बल्कि उन मामलों का निपटारा भी कर सकती है जो न्यायालय में अभी नहीं पहुंचे हैं। यानी न्यायालय में लोग ले जाने सोच रहे हैं लेकिन बीच में विकल्प मिला कि हम लोक अदालत में भी मामले निपटा सकते हैं, लोक अदालत में ले आए, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब लोक अदालतों में कौन कौन से मुद्दे आते हैं, कौन कौन से मामले आते हैं वो देखते हैं। जो जनरली आते हैं विवाह संबंध वाले आते हैं, पारिवारिक मैटर वगैरह हैं, यहाँ पर देखिए पारिवारिक विवाद वाले हैं। देखिए आपराधिक मामले, देखिए आपराधिक मामले में कुछ कैटेगराइज किए गए हैं, सब तरह के आपराधिक मामले नहीं आते हैं इसमें, कुछ कैटेगराइज्ड हैं। जैसे आपराधिक मामले के संदर्भ में जैसे मान लीजिए कोई साधारण सी चोरी वगैरह हो, कोई मजबूरी में किसी व्यक्ति ने चोरी वगैरह कर ली हो, साधारण सी चोरी वगैरह है, किसी को हानि नहीं हुई हो, किसी को जान माल को हानि वगैरह नहीं हुई हो तो उससे संबंधित मामला वगैरह वो आ जाएगा, ठीक है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित हो, ठीक है, श्रम विवाद से संबंधित हो, कर्मचारी क्षतिपूर्ति हो, ये सब जो मामले हैं, सेलुलर कंपनी वगैरह यानी फोन कंपनियां वगैरह वाले मामले हैं, मकान वाले कर वाले मामले, ठीक है, नगर पालिका टेलीफोन बिल वगैरह, ये मामले जो हैं सब किस में रखे जाते हैं, ये रखे जाते हैं लोक अदालत में लाए जा सकते हैं, ठीक है। ये लिखना नहीं है कि आप समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि इसमें वो मुकदमे नहीं लाए जाएंगे जो यानी कि उन मामलों को कोई न्याय अधिकार नहीं होगा जो किसी ऐसे अपराध से जुड़े हैं जो किसी कानून के अंतर्गत समाधेय नहीं है, ठीक है।
यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वो मामले नहीं लाए जाएंगे जो किसी कानून के अंतर्गत इनका समाधान नहीं किया जा सकता है, यानी बहुत ही जटिल मामले हैं, बहुत ही ज़्यादा आपराधिक मामले हैं। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए किसी के मर्डर का मामला हो, रेप का मामला हो, और हम चाहें कि भाई लोक अदालत के जरिए हमने कोई गुनाह कर लिया, हम दोनों पक्षों में पैसे के जरिए लेन देन की बात हो गई, और जाएँ लोक अदालत में और चाहें कि भाई हमारा निर्णय कर दो आप, ठीक है, यानी हमें मध्यस्थता करवा दो, वो भी सामने वाला पक्ष भी खुश हो जाए, हम भी खुश हो जाए, हम भी फ्री, वो भी फ्री हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ये बात यहाँ पे स्पष्ट कही गई है। यहाँ पर आप लिख लेना आप 5वां पॉइंट, लेकिन लोक अदालतों का उन मामलों में कोई न्याय अधिकार नहीं होगा जो किसी ऐसे अपराध से जुड़े हैं जो किसी कानून के अंतर्गत समाधेय नहीं है, यानी कानून भी उनका समाधान नहीं कर पा रहा है, कानून भी उन पर निष्कर्ष निकाल रहा है, ठीक है, तो वो मामले यहाँ पर नहीं आएंगे। जटिल अपराध वाले, कहने का मतलब एक शब्दों में ये है, जटिल अपराध वाले मामले जो हैं वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए लोक अदालत में मामला लाने का तरीका क्या है वो आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मामला लोक अदालत को संदर्भित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? यदि यानी कि यह वाद को पक्ष विवाद का समाधान लोक अदालत में करना चाहती हो, यानी एक पक्ष जो है फेवर में है और एक पक्ष अपोजिशन वाला है, तो फेवर वाला जो पक्ष है विवाद का समाधान लोक अदालत में करना चाहे, ठीक है, वादियों में से कोई एक न्यायालय के मामले में लोक अदालत को जो है आवेदन कर दे, यानी दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के मध्य विवाद चल रहा है, दोनों व्यक्ति कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो है लोक अदालत के लिए लेटर लिख दे, तो उस स्थिति में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा मामला, यानी कि यहाँ पर जो कोर्ट से मामला ट्रांसफर होकर लोक अदालत में आ जाएगा, ठीक है। अब यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत के संज्ञान में लाए जाने के उपयुक्त है, यानी कि न्यायालय को भी कभी कभी ये लगता है, न्यायालय को कब लगता है, यानी मान लीजिए जज वगैरह को ये तो मालूम ही होता है कि भाई न्यायालय पे भार बहुत ज़्यादा होता है, यानी जजेस को ये तो पता ही होता है कि भाई न्यायालय आज जो है काम के दाव जो भार की तरह दबे रहे हैं, ठीक है, यानी इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर वर्कलोड है कि उन्हें नहीं निपटा पा रहे हैं, और तमाम ऐसे मामले हैं और हल्के फुल्के मामले टाइप होते हैं, ठीक है, लोगों की आम समस्याओं से जुड़े हुए मामले, उन पर क्यों इतना समय खर्च किया जाए। तो अगर कहीं जज ही रेफर कर दे, जज ही ये कह दे भाई ये मामला लोक अदालत में पहुँचा दो, वही निपटा देंगे, ठीक है, तो ऐसे मामले पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये छठे की तीनों स्थितियां हैं, इन्हें आप नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर जो 7वां पॉइंट ये कहता है आपका कि लोक अदालतों को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो सिविल कोर्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पर सिविल कोर्ट ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत प्राप्त होती हैं, यानी कि जो आपकी नागरिक कोर्टों को जो शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं, दंड देने की जो शक्तियाँ हैं, या फिर दंड तो नहीं दिया जाता है, यानी वही अधिकार हैं जैसे किसी गवाह को समन देकर बुलाना, शपथ दिलवाकर उसकी परीक्षा लेना, दस्तावेज को प्राप्त या प्रस्तुत करने की मांग करना, ठीक है, साक्ष्यों की प्राप्ति वगैरह के लिए कहना, तो ठीक है, तो ये सब प्रोसीजर इसका वही है, यानी कि इसे वही सब अधिकार प्राप्त है सिविल कोर्ट ऑफ कोड, यानी कि वही सब अधिकार प्राप्त है जैसे वहाँ पर सिविल कोर्ट में जैसे प्रक्रिया चलती है कि भाई सबूत चाहिए, ये चाहिए, गवाह चाहिए, ठीक है, और ये केस यहाँ पर हुआ था, या फिर ये केस के संबंधित ये तथ्य हैं हमारे पास, ठीक है, तो वही सब प्रक्रिया यहाँ पर भी है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल उस प्रक्रिया को बदल दिया हो, हमने बिल्कुल ऐसे ही मान लिया हो कि भाई मौखिक रूप से आ जाओ कि हमने ये कर दिया, उसने वो कर दिया और वहाँ पर फैसला हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो सबूत देना ही पड़ेगा। तो 7वां पॉइंट आप ये नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ 7वें का सब पॉइंट अब आप लिखेंगे। देखिए जो लोक अदालत में ठीक है प्रस्तुत चली कार्रवाई को, यहाँ पे आप साफ साफ लिखा गया है कि लोक अदालत में प्रस्तुत चली कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड IPC 1860, ठीक है, में निर्धारित अर्थों में अदालती कार्रवाई माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर IPC में ये बात इन्होंने ऐड की है, यानी इंडियन पिनल कोड के तहत जो हमारे यहाँ कानून वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है, कानून एप्लीकेबल है हमारे यहाँ, ठीक है, दंड संहिता के जो कानून एप्लीकेबल हैं उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो लोक अदालत है, लोक अदालत की जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर हम अदालती कार्रवाई माना जाएगा, ठीक है, यहाँ साफ साफ कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ इसके अलावा एक प्रत्येक लोक अदालत जो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य से सिविल कोर्ट माना जाएगा। ये 1973 में ये बात लिखी गई है, ठीक है, तो लिख लेना आप, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पॉइंट जो हैं आपके, ये मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये पॉइंट आपको लिख के बताने हैं, यानी मेंस एग्जाम में आपको जो अगर पूछा जाए कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, कानूनी प्रावधान क्या क्या बनाए गए हैं लोक अदालत से संबंधित, तो आप वहाँ पे ये मेंशन करेंगे, यानी ऐड करेंगे ये पॉइंट कि हाँ ये इस फलानी जगह यानी IPC में यहाँ पर ये बात बोली गई लोक अदालत के बारे में, ठीक है, दूसरी जगह ये बात बोली गई, तो आपको ये मेंशन करने पड़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आप लिख लेना कि लोक अदालत में प्रस्तुत चली कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है, में निर्धारित अर्थों में अदालती कार्रवाई माना जाएगा तथा प्रत्येक लोक अदालत जो है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य से एक सिविल कोर्ट मानी जाएगी, ठीक है। अंतिम पॉइंट इसका जो है, अंतिम पॉइंट जो है इसका यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर जो लोक अदालत का फैसला जो है ये दोनों पक्षों पर मान्य होगा, ठीक है, सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा, और लोक अदालत का जो फैसला आ जाएगा उसके विरुद्ध किसी अदालत में कोई अपील नहीं होगी। ये जो चीज़ है मुझे सबसे अच्छी लगी,
ये जो चीज़ मुझे जो है सबसे अच्छी लगती है। रीज़न क्या है कि भाई अब लोक अदालत ने फैसला कर ही दिया, हमारा जो विवाद निपटा ही दिया, दोनों मध्यस्थता करवा दी, तो क्या ज़रूरत आ गई कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब में भागा जाए, यानी यही मामला जो रफा दफा किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने बिल्कुल विराम लगा दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया है कि भाई अब यहाँ से लोक अदालत से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपर यानी ऊपर जो न्यायालय बने हैं उनमें आप जाएं, वहाँ पर अपील का अधिकार करें। बिल्कुल कुछ नहीं किया गया है। इन लोक अदालत में लाने का मतलब यही है कि भाई आप दोनों लोग संतुष्ट हो जाएं, दोनों लोग संतुष्ट हो गए तो बात खत्म, आगे ले जाने का मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी लोक अदालत की। ठीक है, तो 8वां पॉइंट आप मेंशन लिख लेना ये, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है लोक अदालत के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनके लाभ देख लेते हैं, इन लोक अदालत के लाभ क्या हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके चुनिंदा 2-3 लाभ में मैं लिखवा दे रहा हूँ, बाद बाकी में छुड़वा दे रहा हूँ सब। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये है कि इसमें कोई अदालती फीस नहीं लगती है। अगर मान लीजिए संबंधित व्यक्ति ने मान लीजिए न्यायालय की जो प्रक्रिया है यानी कोर्ट में कोई केस फाइल किया है और वहाँ पर उसने फीस वगैरह का भुगतान कर दिया है, ठीक है, और वहाँ से वो मामला लोक अदालत में लेके आता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही लोक अदालत में वो फैसला निपटा दिया जाएगा, वो मामला उस मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा, उसे जो है राशि लौटाने के लिए आदेश दे दिया जाएगा, यानी कि संबंधित कोर्ट को राशि लौटाने के लिए आदेश दे दिया जाएगा, भाई इस व्यक्ति की राशि लौटा दी जाए, क्योंकि इसने तो लोक अदालत के तहत अपना मामला निपटवा लिया है। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें ये लाभ है। दूसरी बात ये लचीली प्रक्रिया, ये तो सब आप जानते ही हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है, सेकंड पॉइंट लाभ में, कि यहाँ पर सभी पक्ष अपने वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे संवाद कर सकते हैं। ठीक है, जो कि नियमित न्यायालयों में संभव नहीं है। देखिए अक्सर न्यायालयों में क्या होता है कि जज से वहाँ पर आप लोग बात नहीं कर सकते, जज के सामने अपनी फीलिंग्स अपनी भावनाएं, ठीक है, स्पष्ट रूप में नहीं कह सकते हैं। वहाँ पर आप एक दबी हुई भावना के साथ वहाँ पर बात करती हैं। नहीं, जज अगर पूछेगा तभी आप जवाब देंगे, आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे जब जज के सामने खुलकर। जबकि यहाँ पर ऐसा प्रोसीजर है कि आप जो अपने वकील हैं, वकीलों के माध्यम से जो है यहाँ पर खुद भी जज जो बैठा है वहाँ पे न्याय करने वाला व्यक्ति जो लोक अदालत में बैठा है उससे सीधी सीधी बात कर लेंगे, सीधा सीधा इंटरेक्शन कर लेंगे। ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना। तीसरा बात ये है यहाँ पर ये है, ठीक है, यानी कि लोक अदालत में मान लीजिए निर्णय जो है संबद्ध पक्षों पर बाध्यकारी होता है। ठीक है, और इसकी जो यहाँ पर जो है यानी इसका निर्णय जो है, इसकी हैसियत जो है वो सिविल कोर्ट के निर्णय के बराबरी होती है। ठीक है, और यहाँ ये गैर अपीली होता है, ये भी जानते हैं, जिससे विवाद के अंतिम समाधान में विलंब नहीं होता। यानी विवाद का अंतिम समाधान में ऐसा तो नहीं है विवाद में लोग कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते रहें। ठीक है, ये पॉइंट मत ऐड कीजिए क्योंकि आप अभी लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप छोड़ दीजिए क्योंकि अभी आपने ऊपर अंतिम आपने 8वां पॉइंट लिखा था, तो 8वें पॉइंट में लिखवाया है ये लाइन, तो यहाँ पे रिपीट करना सही नहीं है। लाभ में केवल 2 लाभ इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लिख लीजिए, बाद बाकी लाभ आप सब जानते हैं भाई, ये सब जानते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर लोक अदालत तो आपने देख ली। अब देखिए लोक अदालतों की प्रकृति भी यहाँ पर वही है, स्थायी तदर्थ वाली। पहले क्या था, टेम्परेरी बेस पर बनाई जाती थी लोक अदालतें। लगता था भाई किसी जगह किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उन्हें सुलझाने के लिए हम शॉर्ट पीरियड के लिए एक लोक अदालत लगा लें। ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों को मुद्दे सुलझ जाएं। जैसे क्या होता है कभी कभी क्या है, बिजली बिल में कभी कभी क्या होता है, काफ़ी बार कि बिजली बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आ जाता है, बिजली बिल में बहुत ज़्यादा हेराफेरी कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो है अगर लगता है भाई संबंधित जगह के जो है वहाँ पर न्यायाधिकारी वगैरह लगता है, या फिर संबंधित जगह की वहाँ पर जो प्राधिकरण वगैरह है उन्हें ये लगता है कि भाई कि यहाँ पर इसमें बिल वगैरह में त्रुटि हुई है, और बिल वगैरह का समाधान जो है अगर उसके लिए व्यक्ति सभी लोग कोर्ट में भागेंगे तो सच में कोर्ट की जो प्रक्रिया है यानी कानूनी प्रक्रिया उसमें भी लंबा समय लगेगा, साथ ही साथ न्याय नहीं मिलेगा उन्हें। तो यहाँ पर एक शॉर्ट में यानी कम समय के लिए लोक अदालत लगा दी जाए। ठीक है, जिसके तहत जो विद्युत विभाग से जुड़े हुए मामले हैं उनका निस्तारण किया जा सके। ठीक है, तो ये तो कुछ तदर्थ के टाइप की थी, लेकिन फिर मांग ये उठी कि क्यों ना स्थायी लोक अदालतें बना दी जाए, जहाँ पर परमानेंट न्याय निर्णय होता रहे, परमानेंट लोगों को न्याय मिलता रहे, लोग हमेशा आते रहे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगला यहाँ पे इसी में ही सब हेडिंग है, स्थायी लोक अदालतें। इनका क्या प्रोसीजर है, इनका मतलब क्या यहाँ पर रोल है वो भी देखेंगे। ठीक है, देखिए कानूनी सेवा प्राधिकरण यहाँ पर अधिनियम 1987 को 2012 में संशोधन कर यहाँ पर उपयोगी सार्वजनिक मामले से जुड़े लोगों के लिए स्थायी लोक अदालतों का यहाँ पे प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए स्थायी लोक अदालतों के थोड़े प्रावधान यहाँ पे देख लेते हैं, इनके कारण क्या है, इनको यानी गठन करने के कारण क्या है। सबसे बड़ी बात तो आप जानते होंगे, प्रावधान जो है समाज का जो गरीब कमजोर वर्ग है, ठीक है, यदि आर्थिक और अन्य प्रकार से सख्त है वो, ठीक है, तो वो नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना हो सके, इसलिए यहाँ पर हमने स्थायी लोक अदालतें बनाई हैं। ठीक है, देखिए लिखना नहीं है, समझना है आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पर एक निकल के ये आती है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो उक्त अधिनियम जो बनाया गया है इसके अंतर्गत लोक अदालतों को प्रश्न की वर्तमान योजना में ये सबसे बड़ी कमी एक रह गई है। क्या कमी रह गई है? कमी ये रह गई है, मान लीजिए कोई विवाद है, कोई दो पक्षों के मध्य विवाद है, ए और बी के मध्य विवाद है, और इस विवाद पर कोई निर्णय निकल के नहीं आता है। मान लीजिए सारे मामले, सारे जो मध्यस्थता करवाने का प्रयास है वो असफल हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा?
उस स्थिति में जो लोक अदालत में जो मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा जो है बाद में फिर से भाई कोर्ट में ही पहुंचा दिया जाएगा। भाई यही कहेंगे भाई अब तो आप कोर्ट में ही जाइए, लोक अदालत में आपका निर्णय नहीं निकल रहा है तो आप कोर्ट में ही जाइए, हमारा वक्त क्यों बेकार कर रहे हैं, आप कोर्ट की प्रक्रिया के जरिए अपना न्याय प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रावधान फिर है। तो यहाँ पर इसमें आप नोट कर लेना, यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ पर आप इसमें नोट कर लेना कि आपका, यानी कि अब आप कैसे नोट करवाऊंगी, नोट करके ही नोट कर लीजिए, नोट करके नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट करके नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यानी कि लोक अदालतों की सबसे बड़ी कमी यह है कि लोक अदालतों की व्यवस्था प्रमुखतः समझौता अथवा पक्षों के समाधान पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाइन स्किप कर दिए ये वाली, कि लोक अदालतों की सबसे बड़ी कमी यह है कि यदि दोनों पक्ष किसी समझौते या समाधान तक नहीं पहुंच पाते तब मामला या तो न्यायालय को वापस भेज दिया जाएगा जहां से वो आया था। ठीक है, या फिर वही हो रहेगा कि वे अपने विवाद को स्वयं जो है न्यायालयी प्रक्रिया के द्वारा सुलझाएं, या फिर उनसे जो पक्ष है उनसे ये कह दिया जाएगा कि अपने विवाद को जो उन्हें लगता है आगे कि जो न्यायालयी प्रक्रिया हो उसके तहत वो सुलझा लें। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी खामी है इसकी, तो ये नोट में ही लिख लेना कि इसकी योजना की सबसे बड़ी खामी यही है। ठीक है, तो ये आप पूरा लिख लेना यहाँ से नोट में ही। ठीक है, विवाद को न्यायालय यानी कि न्यायालय में न्यायालयी प्रक्रिया द्वारा सुलझाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैधानिक स्थिति हम देख लेते हैं। ठीक है, यानी इसकी जो कानूनी स्थिति क्या है आपकी, सॉरी कानूनी, इसकी स्थिति कानूनी में बता रहा हूँ, इसकी कानूनी स्थिति तो हम देख ही चुके हैं लोक अदालतों की। अब बात करते हैं विशेषताएं क्या हैं। स्थायी लोक अदालतें जो बनाई गई हैं परमानेंटली, उनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, विशेषताएं यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, स्थायी लोक अदालत में एक अध्यक्ष सभा या सभापति होगा जो कि जिला न्यायाधीश के या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो अथवा जिला न्यायाधीश में उच्चतर श्रेणी का न्यायिक सेवा में रहा हो, और यहाँ पे 2 अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त अनुभव हो। मेन चीज़ ये है कि वहाँ की तरह यहाँ का प्रावधान थोड़ा चेंज कर दिया है। यहाँ पर हमने जिला न्यायाधीश या फिर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हो या फिर जिला का उच्च यानी सबसे हाई श्रेणी का जो यहाँ पर जो न्याय निर्णय करने वाला अधिकारी है उसे हम रखेंगे यहाँ पर अध्यक्ष सभापति के रूप में। ठीक है, वहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं था, यहाँ पर है स्थायी वाले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए आप ये सब जानते हैं इसमें कौन कौन से आएंगे अधिकार क्षेत्र, यात्री, माल परिवहन, डाक टेलीग्राफ टेलीफोन सेवाएं, ये सब जो हैं डिस्पेंसरी, अस्पताल डिस्पेंसरी सेवाएं, बीमा सेवाएं, इनसे जुड़े हुए मामले जो हैं ये सब रखे जाएंगे इसमें। ठीक है, ये सब आएंगे, आप जानते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर अगली वो पॉइंट यहाँ पे विशेषता में निकल के आएगी, स्थायी लोक अदालतों में जो वित्तीय क्षेत्राधिकार जो होगा वो 10 लाख रुपए तक का होगा। हालांकि केंद्रीय सरकार इसे समय समय पर बढ़ा सकती है। यानी अभी अमूमन सामान्य तौर पर देखें तो यहाँ पे 10 लाख रुपए तक के जुड़े हुए विवाद के मामले लाए जा लगते हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे किसी व्यक्ति से किसी संबंधित व्यक्ति है या फिर संबंधित प्राधिकरण है, ठीक है, संबंधित विभाग है, किसी से 10 लाख रुपए तक का कोई मुद्दा है, 10 लाख के अंडर का कोई मुद्दा है पैसे के लेन देन संबंधित, ठीक है, तो आप वो उन मुद्दों का जो है यहाँ पे निस्तारण यहाँ लोक अदालत में किया जा सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा के होंगे तो आपको कोर्ट की शरण ही लेनी पड़ेगी। पहली बात ये यहाँ पे स्पष्ट कर लीजिए सेकंड पॉइंट के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट वही बात कही गई है कि यहाँ पर स्थायी अदालतों का उन मामलों में कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा जो कि अपराध से जुड़े हैं या जो कानून के अंतर्गत समाधेय नहीं है। ठीक है, इन अपराध का मतलब क्या है, किसी ने मान लो ऐसा अपराध किया है जो कि समाज के द्वारा स्वीकार नहीं है। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध किया, जघन्य अपराध के मामले में स्थायी लोक अदालत में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका यही कहता है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम जब यानी किसी विवाद को हम ले जाना चाहते हैं स्थायी लोक अदालत में, तो आवेदन स्थायी लोक अदालत को जब जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, यानी आवेदन जब स्थायी लोक अदालत को जहाँ पे कर दिया जाएगा प्रस्तुत करने के बाद, उस आवेदन का कोई भी पक्ष उसी विवाद में, ठीक है, किसी न्यायालय में समाधान के लिए नहीं जाएगा। यानी जब तक जो विवाद है, यानी कि जो विवाद जो है, ठीक है, तो ये विवाद जब तक लोक अदालत में चलेगा तब तक कोई विपक्ष ये नहीं है कि भाई लोक अदालत में भी चल रहा है आप वहाँ पर भी ले जाएं, कोर्ट में भी ले जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी था रेस जुडिकेटा वाला जो सिस्टम पढ़ा भी था, मैंने बताया भी था आपको, तो वो सिस्टम यही है। ठीक है, यानी आप अगर एक जगह लंबे चल रहा है मामला और आप फिर चाहें कि भाई हम वही सेम कोर्ट में 4-6 जगह और एप्लीकेबल करवाएं, 4-6 जगह और अपील करवाएं कि भाई जल्दी से कोई ना कोई कोर्ट की कोई ना कोई बेंच जल्दी सुनवाई करके निस्तार कर दे, तो कोर्ट इतना बड़ा मूर्ख नहीं है जो 4-4 जगह की कार्रवाइयों को संभाले। ठीक है, तो कोर्ट में जो वादी जाएंगे वो अपने आप बता देंगे साहब हमारा ये तो हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरे वाले व्यक्ति के पास पैसा है, उसने इसलिए 4-4 जगह फाइल कर दिया, तो वहीं रेस जुडिकेटा के तहत स्टे लग जाएगा उस पर, जैसा कि मैंने रेस जुडिकेटा का मैं प्रोसीजर बताया था आपको। ठीक है, तो आप जानते हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
बात कही गई है कि स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक न्याय निर्णय अंतिम होगा और वादियों एवं समस्त पक्षों पर बाध्यकारी होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी निर्णय पर ये नहीं निकल रहे हैं, जैसे हमारी लोक अदालतों में क्या होता था, अगर मान लीजिए निर्णय नहीं निकला तो क्या होता था, फिर ये कह दिया जाता था भाई आप कोर्ट में निपटा लो। अगर यहाँ पर क्या है, स्थायी लोक अदालत में अगर यहाँ पर वो निर्णय नहीं निकल पा रहा है तो वहाँ पर शामिल जो व्यक्ति हैं उनके बहुमत के आधार पर होगा, यानी कि वहाँ पर बहुमत में कौन किसके फेवर में है, कौन किसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष के आधार पर फिर निर्णय होगा। ये अंतिम पॉइंट है। अंतिम पॉइंट से मतलब आपका कौन सा पॉइंट आएगा, ये 5वां पॉइंट आएगा। ठीक है, ये लिख लेना, ये वाला पॉइंट। तो इस तरह से स्थायी लोक अदालत की अवधारणा आपने पूरी पढ़ ली, जान ली। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर परिवार न्यायालय। देखिए आप सभी जानते हैं परिवार न्यायालय के बारे में, और वर्तमान स्थितियाँ भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दहेज के दानव जैसी परिस्थितियाँ जो हैं हमारे यहाँ इस परिवार को बिखेर देती हैं, टूट देती यानी तोड़ के रख देती हैं, और तमाम ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो घर परिवार में आपको सामने देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमारा कानून भी यही चाहता है, यानी कानून से मतलब जो है कानून के रखवाले जो हैं, कानून की रक्षा करने वाले, वो ये चाहते हैं मान लीजिए हम किसी एक परिवार के में कहीं कानूनी प्रक्रिया चलाएंगे तो वो परिवार क्या होगा, वो टूट जाएगा। वो परिवार का मतलब ही क्या रहेगा। ठीक है, तो जरूरी ये है कि परिवार से जुड़े हुए जो भी मामले हों वो उन सबका समाधान जो है मध्यस्थता के मामले में, मध्यस्थता या बातचीत से मतलब प्रोत्साहित करके किया जाए, ताकि परिवार टूटे ना, परिवार बिखरे ना। क्योंकि परिवार अगर टूट जाएगा या बिखर जाएगा तो यकीन मानिए वहाँ बच्चे से लेकर हर व्यक्ति, यानी बच्चे से लेकर कोई छोटे से बच्चे से लेकर उसमें बुजुर्ग व्यक्ति तक, सब में एक गलत संदेश आएगा, एक गलत ही वहाँ पर एक गलत जो संदेश क्रिएट होगा। इसके साथ ही साथ पूरा परिवार जो होगा, परिवार का जो माहौल होगा वो ही बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ही मध्यस्थता का यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ लिख लेना आप कि परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 विवाह एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता व बातचीत को प्रोत्साहित करने एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर परिवार मामले के मामले में, जैसे सिविल कोर्ट ऑफ प्रोसीजर में क्या होता है, वहाँ पर तो कढ़ाई से पेश किया आया जाता है, भाई कढ़ाई से एकदम पेश आ रहे हैं आप। ठीक है, कि भाई आपको सजा दे दी हमने, 2 साल 3 साल ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम यही देखते हैं भाई मान लीजिए अगर एक माता पिता, यानी कि हम किसी बच्चे के माता पिता के मध्य कोई विवाद है, अब ऐसे में स्थिति में भाई उसने कोर्ट ने दोषी पा लिया कि संबंधित उसका पिता जो है, पिता दोषी है, पिता को सजा दे दी 1 साल की 2 साल की, तो उस स्थिति में क्या होगा। अब भाई घर में कमाने वाला कोई है नहीं, घर में कमाने वाला पिता ही था। अब ऐसी स्थिति मान लो 1 साल की पिता तो जेल चला गया। ठीक है, अब जेल जाके क्या सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। नहीं, उसके अंदर एक वही जो आएगी गुस्से वाली भावना आएगी, उसके अंदर एक वही विद्वेष वाली भावना पनपती रहेगी, तो और परिवार टूट जाएगा। साथ ही साथ 1 साल के अंदर अंदर बच्चा जो है, बच्चे का भी अलगाव हो जाएगा अपने पिता से। तो इन सब स्थितियों से निपटने के लिए सरकार, यानी इन सब स्थितियों को देखते हुए, इन सब स्थितियों से निपटने के लिए यहाँ पर लोक अदालत की जो प्रक्रिया है उसमें ये कहा गया है कि भाई आप जो यहाँ पर न्याय निर्णय का जो प्रोसीजर अपनाएंगे वो सिविल मामलों में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, ये सिविल मामलों की तरह नहीं अपनाएंगे। मान लो सिविल मामले में तो कठोरता के साथ निर्णय लिया जाता है, आप कठोरता के साथ नहीं लेंगे। कठोरता के साथ अगर आप लेंगे तो परिवार का मतलब ही क्या रहेगा, परिवार न्यायालय का मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर तो वही होगा कि जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही है वही यहाँ पे चल रही है। परिवार का मतलब होता है परिवार को जोड़ा जाए, बनाया जाए परिवार को। ठीक है, जब परिवार ही नहीं रहेगा तो फिर परिवार और न्यायालय का क्या मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड कर लेना है कि विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट 1974 में इस बात पर जोर दिया कि परिवार संबंधी विवादों में न्यायालय को साधारण सिविल मामलों में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है, और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि मुकदमा चलने से पहले ही समझौता हो जाए। ठीक है, तो ये खुद विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है परिवार न्यायालय के बारे में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब स्थिति देख लेते हैं, यहाँ पर विशेषताएं देख लेते हैं, परिवार न्यायालय की विशेषताएं क्या है। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए इनकी प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि ये जो है राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों की सहमति से परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, पहली विशेषता ये है यहाँ की। ठीक है, लिख लेना विशेषता पहला कि यह राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों की सहमति से जो है परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है, यानी कि यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय प्रावधान नहीं करती है, यहाँ पर हाईकोर्ट प्रावधान करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि राज्य सरकारों के लिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर के लिए एक परिवार न्यायालय की स्थापना को बाध्यकारी बनाता है। ये राज्य सरकारों के लिए ये कहा गया है इस अधिनियम के तहत, परिवार न्यायालय अधिनियम के तहत, कि भाई जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर आपको एक परिवार न्यायालय बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहीं अगर जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कहीं ऐसा लगता है, तो राज्य को अधिकार ये भी दिया गया है कि मान लीजिए 1 लाख से कम कहीं जनसंख्या हो या 1 लाख आबादी ना हो, 50,000 के 60,000 हो, लगता हो भाई यहाँ पर इस क्षेत्र में परिवार से जुड़े हुए ज़्यादा मुद्दे आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी न्यायालय बनाया जा सकता है, ये राज्य को अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी कि यह राज्य सरकारों को अन्य क्षेत्रों में भी परिवार न्यायालय स्थापित करने में समर्थ बनाता है। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सेकंड पॉइंट के अंतर्गत ये लिख लेना सब पॉइंट। ठीक है,
अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आप सब जानते हैं कौन कौन से यहाँ पर आते हैं। इसमें विवाह संबंधी है, विवाह की अमान्यता है, न्यायिक बिलगाव है, तलाक वगैरह सब आप जानते हैं। देखिए ये सब चीज़ें मैं डिफाइन इसलिए नहीं करूँगा कि आप ऑलरेडी अपने समाज में, अपने परिवार में सब चीज़ें देखते आए हैं, तो मैं ये डिफाइन नहीं करूँगा। ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी देखते आए हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पर समय खराब किया जाए। तो अब चलते हैं आगे बढ़ें यहाँ पर। ठीक है, देखिए सब जगह बात वही कही गई है, मेल मिलाप या समझौते का प्रयास करें, क्योंकि परिवार का मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और अंतिम बात जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पर एक निकल के आती है कि जो समझौता वगैरह होता है, समझौते के दौरान यहाँ पर ये परिवार न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वो सलाहकारों के साथ ही जो चिकित्सकीय और कल्याण विशेषज्ञ वगैरह हैं, इनके सहयोग का भी प्रावधान है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत सी बार मैंने देखा है ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जब आपने देखा होगा मैरिटल रेप, एक आपने वर्ड सुना होगा मैरिटल रेप। देखिए ये वर्ड शायद आपने सुना हो, नहीं सुना है तो आप अगर कभी दृष्टि वगैरह के मैगजीन के करंट यानी दृष्टि वगैरह मैगजीन अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं, या फिर आप आर्टिकल्स वगैरह तमाम छपते हैं कि जो शादीशुदा महिलाओं में मैरिटल रेप सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि महिला की इच्छा के विरुद्ध जो है उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना, इसे मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा गया है कानून के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैरिटल रेप से रिलेटेड केसेस होते हैं। मान लीजिए महिला, मान लीजिए असक्षम है, या महिला की मान लीजिए महिला जो है उसकी बॉडी जो है बिल्कुल एग्री नहीं कर रही है। ठीक है, और आप वहाँ पर जो है अपनी हवस थोप रहे हैं उस पर, तो ऐसी स्थिति के मामले जो अगर भी आते हैं परिवार न्यायालय में, तो ऐसी स्थिति के मामलों को निपटने के लिए यहाँ पर चिकित्सकीय और कल्याण विशेषज्ञों के सहयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। ठीक है, तो आप अगर ये सोचें कि भाई ये मामले चिकित्सक की सलाह लेने का क्या मतलब है, ये सलाह लेने का क्या मतलब है, ये भी मामले काफ़ी बार आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि तमाम लड़कियां जो होती हैं, तमाम लेडीज जो होती हैं बांझ होती हैं, यानी जिन्हें बच्चे नहीं हो सकते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि जन्म से ही जब वो लड़कियां पैदा होती हैं तो पैदा होने के साथ साथ उनमें गर्भाशय नहीं होता है, या फिर कुछ और डिसऑर्डर होता है बॉडी के अंतर्गत, जिसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, परिवार टूटने लगता है। यानी हर आदमी ये चाहता है भाई हमारे बच्चे हों, ये हो वो हो घर में। ठीक है, यानी लोग सामाजिक रूप से ताना मारते हैं, परिवार के अन्य लोग भी मारते हैं, भाई ये इसमें कुछ कमी रही होगी, ये रहा होगा वो रहा होगा। तो इन सब बातों से निपटने के लिए, इन सब चीज़ों का परीक्षण करवाने के लिए इन लोगों की सलाह यहाँ पर ली जाती है। ठीक है, ये लोग रखे गए हैं यहाँ पर, इन लोगों का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो आपके मन में अगर ये सवाल उठे कि भाई सही है, इनमें इन लोगों का यहाँ इन्वॉल्वमेंट क्या है परिवार न्यायालय में, तो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसीलिए रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लिख लेना, ये वाला इसमें विशेषताओं में, कि यह समझौता वाले चरण में समाज कल्याण एजेंसियों तथा सलाहकारों के साथ ही चिकित्सकीय एवं कल्याण विशेषज्ञों के सहयोग का भी प्रावधान करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ और बात बोली गई है। अब यहाँ पर देखिए परिवार न्यायालय में अगर आप व्यक्ति जाएंगे, परिवार न्यायालय के समक्ष आप कोई व्यक्ति कोई विवाद अपना लेकर जाता है, तो यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है लक्ष्मीकांत ने, वो लाइन मुझे बड़ा पसंद आई। वो लाइन ये थी, विधि अभ्यासी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा। विधि अभ्यासी का मतलब क्या होता है कि भाई पेशेवर वकील के द्वारा, विधि अभ्यासी का मतलब यहाँ पर ये पेशेवर वकील, यानी ऐसा नहीं है कि पेशेवर वकील लेके जाए, वो भाई सामने वाली महिला को बोलने नहीं आते, वो तो ये कहे अरे इसमें 50 कमियां हैं। वकील तो आप जानते ही हैं। ठीक है, यानी बाल की खाल निकालना वकील से ज़्यादा कोई नहीं जानता, वकील इसमें माहिर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब परिवार न्यायालय में कोई मुद्दा चल रहा होगा तो वहाँ पर आप पेशेवर वकील को लेकर नहीं जाएंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ साफ साफ बात ये भी कही गई है यहाँ पर, यह प्रावधान करता है कि परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित किसी विवाद में कि संबंधित पक्षों का एक अधिकार के रूप में विधि अभ्यासी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पेशेवर प्रोफेशनल वकील अगर आप हैं तो वो प्रयोग वहाँ पर नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी न्यायालय ने ये प्रावधान जो किया है कि मान लीजिए कभी कभी अगर जरूरत पड़े, ठीक है, तो वो न्याय मित्र के रूप में यानी सलाहकारी व्यक्ति के रूप में वो लाया जा सकता है। लेकिन वैसे जनरली ये व्यक्ति विधि अभ्यासी प्रोफेशनल वकील नहीं लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल वकील का आप जानते ही हैं, वो तो बाल की खाल के हाँ भाई ये केस ऐसे हुआ था, आपने दामिनी मूवी अगर नहीं देखी है तो देख लेना दामिनी मूवी, तो वो महिला को बिल्कुल डरा देते हैं, धमका देते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन होती है वकीलों की। वकील जब सवालों की झड़ी लगाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति नर्वस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे रखा गया कि परिवार में अगर मान लीजिए आपके पतिदेव ले आए अपनी पत्नी के लिए कि भाई एक पेशेवर वकील ले आए, और पेशेवर वकील के सामने महिला तो बोल ही नहीं पाएगी। ठीक है, आप देखते भी होंगे ऐसे मूवी वगैरह में। तो ये सब चीज़ें हैं। अगला इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट यही है, यह केवल एक अपील का अधिकार देता है जो उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। यानी परिवार न्यायालय से संबंधित मामलों की जो अपील वगैरह होगी वो अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं होगी, जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के यहाँ नहीं होगी, वो केवल और केवल हाई कोर्ट में होगी। ये इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा भी गया है। ठीक है, स्टेट पीसीएस एग्जाम पूछा भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई हम यहाँ पर। अब बात करते हैं हम ग्राम न्यायालय। ठीक है, हम ग्राम न्यायालय की अवधारणा को भी हम जानेंगे। ग्राम न्यायालय की अवधारणा के उद्देश्य क्या थे, ठीक है, कारण क्या थे। तो आपने ये तो पता ही है ग्राम न्यायालय के बारे में कि आपका आर्टिकल 39A वो राज्य को ये निर्देशित करता है कि सुनिश्चित करता है कि भाई राज्य में
ऐसे प्रावधान यानी कि ऐसी उक्तियां लेके आए ताकि वहाँ पर जो गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं उन्हें न्याय जो है न्याय की तरफ उनको उन्मुख हो सके, उन्हें न्याय मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना ग्राम न्यायालय में कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को निचले स्तर पर यानी पर पानी यानी तृणमूल यानी ग्रास रूट स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। यानी बिल्कुल जमीन के निचले स्तर पर जो है लोगों को न्याय मिले, इसके लिए ये प्रावधान रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा ग्राम न्यायालय के बारे में। ऑलरेडी आप जानते हैं कारण क्या क्या है, अनुच्छेद 39A आप जानते हैं, इसका कर सकते हैं जिक्र करना चाहें, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा जिक्र नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि भारत का जो विधि आयोग है, विधि आयोग की आपने 59वीं रिपोर्ट आपने पढ़ी थी अभी आपने। ठीक है, 59वीं रिपोर्ट जिस संदर्भ में थी वो आपने पढ़ी थी, 59वीं रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विधि आयोग की जो 114वीं रिपोर्ट है, इसने ये कहा है कि ग्राम न्यायालय पद हैं वे ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया है जिससे कि सस्ता समुचित न्याय आम नागरिक को सुलभ कराया जा सके। ठीक है, और सेकंड का सब पॉइंट, ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है 2008 ये मोटे तौर पर विधि आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। यानी कि जो 114वीं रिपोर्ट आई है विधि आयोग की, इसकी अनुशंसाओं के आधार पर ही हमने जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है ये जो अधिनियमित किया है। ठीक है, ये यहाँ पर नोट कर लेना सेकंड के सब पॉइंट के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाद बाकी वो पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, वही सब जो है गरीबों के लिए आदेन गरीब आदमी के लिए न्याय सुलभ हो। ठीक है, जो पहुँच नहीं बना पा रहे हैं ये सब बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं। विशेषताएं क्या क्या है, यानी इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे ये भी आप देख लीजिए। देखिए, ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट की अदालत होगी। इसके न्यायाधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति जो होगी वो उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार करेगी। यानी इसके जो न्यायाधिकारी और जो होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर वगैरह होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट की सहमति से राज्य सरकार करेगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ग्राम न्यायालय प्रत्येक पंचायत के लिए स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान दिया गया है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये नोट करेंगे, यहाँ पर देखिए न्यायाधिकारी जो इन न्यायालयों की अध्यक्षता करेंगे तो वो अनिवार्य रूप से न्यायिक अधिकारी होंगे और उतना ही वेतन ये प्राप्त करेंगे, उतनी ही शक्ति इन्हें प्राप्त होगी जितनी कि सिविल कोर्ट वाली न्यायिक अधिकारी को प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है भाई ग्राम न्यायालय के अधिकारी हैं न्यायाधिकारी हैं तो उन्हें शक्ति क्रम प्राप्त है, शक्ति में समान होंगे, वेतन में समान होंगे। जिन जिला स्तर पर जो न्यायाधिकारी वगैरह मौजूद है वहाँ पर, ठीक है, मजिस्ट्रेट वगैरह मौजूद है, उसके समान ही उन्हें वेतन मिलेगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता भाई ये तो ग्राम न्यायालय वाले न्यायाधिकारी हैं इनको वेतन कम दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ये नोट कर लेना थर्ड पॉइंट कि न्यायाधिकारी को जो इन ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करेंगे अनिवार्य रूप से न्यायिक अधिकारी होंगे और उतना ही वेतन प्राप्त करेंगे और उन्हें उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी जितनी कि प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए कि जो आपका जो ग्राम न्यायालय है ये एक मोबाइल कोर्ट है, चलंत न्यायालय है। चलंत का मतलब क्या है? जरूरत पड़ने पर, मान लीजिए कभी कभी क्या लगता है किसी गांव में विवाद ज़्यादा है, मामले ज़्यादा है, तो भाई ग्राम प्रधान की सहायता से, ग्राम का सरपंच वगैरह है उसकी सहायता से हमने कोई एक जगह निर्धारित कर ली। ठीक है, वहाँ पर हम बैठकर वहाँ पर अपना एक शिविर टाइप लगा लिया, उस शिविर में हमने जो है मामले ग्रामीणों की समस्याओं से रिलेटेड मामले होते वो सुलझा दिए। ठीक है, तो एक मोबाइल कोर्ट के रूप में वर्क करता है। ऐसा नहीं है, इसके लिए इसका जो स्थान है, इसका ऑफिस है पर्टिकुलर निर्धारित कर दिया गया है, भाई इसी जगह पर इसका ऑफिस होगा, यहीं पर आपको आना पड़ेगा तभी न्याय मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, कि ग्राम न्यायालय यहाँ पर जो है चलंत न्यायालय होगा और यह फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालय की शक्ति का उपभोग करेगा, ये दोनों तरह के मामले ये देख सकेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगली बात ये कही गई है, जो ग्राम न्यायालय होंगे इसमें फौजदारी मामले जो लाए जाएंगे उनमें एक संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संक्षिप्त का मतलब ये है कि फौजदारी मामलों में ज़्यादा तरह से इंटरफियर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मारपीट वगैरह के मामले हैं या अन्य मामले उनमें ज़्यादा इंटरफियर नहीं किया जाएगा, संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत उनका अनुसरण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ ये बात कही गई, लिखना नहीं है, मैं आगे बता दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, अगली बात ये है कि भाई ग्राम न्यायालय आप जानते हैं निचले स्तर पर न्यायालय है, तो ये पक्षों के बीच, ठीक है, उच्च पक्षों के बीच समझौता कराने का हर संभव प्रयास करेगा। ठीक है, ताकि समाधान जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाए, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रयास करेगा। तो यहाँ पर आप ये वाला पॉइंट यहाँ लिख लेना। ठीक है, कि ग्राम न्यायालय उच्च न्यायालयों के बीच, उच्च पक्षों के बीच, उच्च न्यायालय बोल रहा हूँ मैं, कि समझौता कराने का हर संभव प्रयास करेगा ताकि विवाद का समाधान जो है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाए, और इस उद्देश्य के लिए वो जो है मध्यस्थों की नियुक्ति करेगा, यानी मीडिएटर व्यक्ति जो है उनकी नियुक्ति भी करेगा वो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका, ये पांचवा पॉइंट था, शायद पांचवा पॉइंट था, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपका जो है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, छठा पॉइंट है। देखिए ग्राम न्यायालय जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इसके प्रावधानिक साक्ष्य की नियमावली से बंधा नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है।
कहने का मतलब ये है कि ग्राम न्यायालय में जाने के लिए ये जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति साक्ष्य दिखाए वहाँ, ठीक है। साक्ष्य नहीं है वहाँ पर तब भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि ग्राम न्यायालय जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानिक साक्ष्य नियमावली से बंधा नहीं होगा, बल्कि ये जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगा, ठीक है। यानी कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि भाई मौजूदा परिस्थितियों में व्यक्ति की दशा क्या है, व्यक्ति के साथ क्या वाकई में शोषण हुआ है, ठीक है। मान जैसे हम गांव के संदर्भ में बात कर लें, गांव में एक गांव का जो मुखिया होता है उसे पता होता है भाई हमारे गांव में कौन सा व्यक्ति एकदम गरीब है, कौन सा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, कौन सा व्यक्ति ऐसा जिसका शोषण किया जा सकता है। तो ऐसे वहाँ पे जब और लोग बैठे होते हैं वहाँ पर, तो वो लोग बताते अपनी राय देते हैं, भाई फलाना व्यक्ति जो है इसके पास कुछ नहीं है, ये है वो है। तो इस स्थिति से ही वहाँ पर जो बैठा हुआ व्यक्ति न्यायाधिकारी है उस बात का अंदाजा लगा लेगा, हाँ वाकई में इस व्यक्ति के साथ शोषण हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी यहाँ पर क्या कर दिया है कि यहाँ पे प्राकृतिक न्याय सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत क्या है कि भाई आपकी सभा जो बैठी है वहाँ पर, तो सभा में कुछ लोग ऐसे भी होंगे उस व्यक्ति को जानते होंगे, उसके बारे में कहेंगे कि हाँ वाकई में उसके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर इसलिए यहाँ पर कोई साक्ष्य दिखाने की जरूरत नहीं है कि उस व्यक्ति को साक्षी दिखाए जाए, वहाँ पर एविडेंस ही दिए जाए कि भाई हमारे साथ ये न्याय किया गया, आप मौके पर देखिए, ये करिए वो करिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो छठा पॉइंट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये फौजदारी मामलों में अपील कर रहा है, तो इन फौजदारी मामलों में अपना न्याय निर्णय दे रहा है, तो फौजदारी मामलों में अपील जो है सत्राधीन न्यायालय में प्रस्तुत होगी, ठीक है। और जिसकी सुनवाई और निस्तारण अपील दाखिल होने के 6 माह की अवधि के अंदर किया जाएगा। यानी इसमें अगर मान लीजिए लोक अदालत ने फौजदारी मामलों में अपना कोई निर्णय दिया है तो उसके खिलाफ अपील कहाँ होगी, सत्राधीन अदालत जो है, जिला सत्राधीन अदालत जो है उसमें अपील होगी, ठीक है। और उसमें 6 महीने के अंदर अंदर उस पर अपना डिसीजन दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी जिसकी सुनवाई निस्तारण अपील दाखिल होने के 6 माह की अवधि के अंदर किया जाएगा। अगला पॉइंट वही कहता है सेम 7वें का सब पॉइंट। और दीवानी मामलों के मामले भी वही है कि अपील जिला न्यायालय में दाखिल होगी, जिला न्यायालय, ठीक है। जिला सत्र न्यायालय आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी दोनों चीज़ें जानते हैं, दोनों टर्म्स जानते हैं। तो वहाँ पर भी 6 महीने वाला ही 6 माह के अंदर अंदर सुनवाई की जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए दीवानी मामले पर इसका कोई लोक अदालत का फैसला आया है, उसके खिलाफ अपील कहाँ की जाएगी और फौजदारी के खिलाफ अपील कहाँ की जाएगी वो बताया गया है यहाँ पर। टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम पीरियड में ये दोनों अदालतें अपील को सुनेंगी और इसका निस्तारण करेंगी वो बताया गया। 6 महीने के अंदर अंदर अपील फाइल होने के 6 महीने के अंदर अंदर उस अपील का निस्तारण करेंगी, उस पर अपना फैसला सुनाएंगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है 7वें के सब पॉइंट में। अब बात करते हैं स्थापना, यानी अब तक कितनी स्थापना हो चुकी है। देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो है ग्राम न्यायालयों की स्थापना पर आने वाले जो गैर आवर्ती खर्चे हैं, यानी कि वहाँ पर जो खर्च आ रहे हैं उनके, ठीक है, तो इन खर्चों के लिए 18 लाख तक के खर्च करने पर निर्णय लिया है, ठीक है। जिसमें 10 लाख जो है न्यायालय के निर्माण कार्य पर, ठीक है, और 5 लाख वाहन के लिए, 3 लाख कार्यालय उपस्कर के लिए होगा, यानी कार्यालय में कर्मचारी वगैरह रखेंगे उसके लिए होगा। ऐसे करके एक न्यायालय के लिए, ग्राम न्यायालय के लिए इन्होंने 18 लाख रुपये का माना है कि भाई 18 लाख रुपये जो है एक न्यायालय के लिए, ग्राम न्यायालय को स्थापित करने में लगेंगे, ठीक है। अब देखिए आप ऑलरेडी सब समझदार हैं, अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ हकीकत यही है कि भाई जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, गवर्नमेंट की जो आकलन किए जाते हैं वो बढ़ा चढ़ा कर किए जाते हैं। मान लेते हैं एक साधारण सी सड़क अगर हम उसे अपने पैसे से बनवाएं, वही सड़क 1 लाख रुपए की बन जाएगी फर्स्ट क्लास मटेरियल के साथ, ठीक है। यानी 1 नंबर का अव्वल दर्जे का उसमें मटेरियल लगवाएंगे तो 1 लाख रुपए में सड़क तैयार हो जाएगी छोटी सी। और वही सड़क अगर कागजी प्रक्रियाओं में, यानी गवर्नमेंट की कागजी प्रक्रियाओं में वो सड़क 10 लाख में जाके तैयार होती है। ऐसा क्यों है? क्यों बाद बाकी जो आपको वहाँ पे 9.5 लाख रुपए बचाएंगे, जो लोग बचाने वाले होंगे उन्हें बचत कैसे होगी, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पर 1 लाख की राशि रख दी जाएगी तो उसमें बचा क्या पाएंगे, इसलिए 10 लाख की राशि रखी जाती है। तो आप खुद सोचिए, ग्राम न्यायालय के लिए 18 लाख की राशि आप आवंटित कर रहे हैं और मौजूदा हालत में आप देख रहे हैं भाई 18 लाख की राशि गड्ढे में जा रही है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब तो यही हुआ कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप हकीकत से सब लोग आप रूबरू हैं, केवल मैं आपके लिए हिंट कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अधिनियम के तहत 5000 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की आशा की गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए का जो है उपलब्ध कराने का, जहाँ पे वचन भी दिया था, 1400 करोड़ रुपए का बजट भी रखा था, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्थापना के बारे में बताया गया कि 18 लाख का एक वहन करने का बताया गया था, 1400 करोड़ इसके लिए ग्रांट किया गया था, ठीक है। अब वर्तमान स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। देखिए ये पॉइंट जो है स्थापना वाला लिखना मत आप, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। लिखना नहीं है आपको, लिखने वाले पॉइंट तो आपने लिख चुके हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि भाई यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं वो रुचि ले ही नहीं रहे हैं। रुचि नहीं लेने का रीज़न क्या है कि पुनः पुलिस अधिकारियों एवं अन्य राज्य कर्मचारियों का ग्राम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहने के प्रति झिझक, बाहर की अनुष्ठापूर्ण प्रक्रिया, नोटरी वगैरह जो होती हैं, स्टाम्प वेंडर वगैरह होते हैं, इनकी अनुपलब्धता, ठीक है, और नियमित न्यायालयों का समवर्ती क्षेत्राधिकार, हरित राज्यों द्वारा इंगित अन्य मुद्दे, ठीक है। तो ये सब न्यायालयों के संचालन में बाधक बन रहे हैं। बाधक क्यों बन रहे हैं अब मैं बता रहा हूँ।
क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जब ग्राम न्यायालय की स्थापना वहाँ पर विकसित की जाएगी तो वहाँ पर यह भी कहा गया है कि भाई किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब आप जानते ही हैं कि आपके संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा गया है? ठीक है, स्वर्ग इसलिए कहा गया है भाई वकील के पास अगर पहुंच गए आप तो अच्छे से आपको दो है निचोड़ता रहेगा, अच्छे से निचोड़ता रहेगा। भाई अब इस तारीख को आना, इस तारीख को आना, अब ये इतना लगेगा, अब ये चार्ज लगेगा, ये फाइल तैयार होगी, वो तो फाइल तैयार होगी, ठीक है, ये पेश करेंगे हम इसे देंगे, उसे देंगे रुपए, ठीक है। तो एक बहुत जटिल प्रक्रिया बना दिया है। सही बात है, बहुत खर्चीली प्रक्रिया बना दिया है। अब ग्राम न्यायालय की अवधारणा में ये क्या था कि भाई आपको निःशुल्क न्याय प्रोवाइड करवाना है। अब वहाँ पर यार व्यक्ति ऐसे लोग जाएंगे वहाँ पर जिनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। अब जब कुछ है ही नहीं देने के लिए तो यहाँ पर कमाई नहीं होगी, तो कमाई नहीं होगी तो संबंधित जो अधिकारी वगैरह हैं, कर्मचारी वगैरह रुचि दिखाई नहीं रहे हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है कौन जाएगा वहाँ पे, वहाँ 1 रुपये कमाई होने वाली नहीं है, ठीक है, क्या फ़ायदा है बैठने से। तो इस वजह से इनकी जो अरुचि जो है इनकी, यानी जो इनका जो उदासीन रवैया है, इस रवैये की वजह से ये ग्राम न्यायालय की जो संचालन की जो है ये बाधक बन रहा है। कहने का मतलब साफ साफ किताब में यही लिखा गया है और ये हकीकत भी है। यानी हर आदमी ये सोचता है भाई हम किसी बड़े न्यायालय में जाके लग जाए, वहाँ पर मान लीजिए फोटो स्टेट वगैरह जो होती है वही हज़ारों रुपये की हो जाती है। सुबह शाम तक फोटो स्टेट वाले की दुकान की कमाई जो है हज़ारों रुपये की कमाई हो जाती है। क्या पॉसिबल है कि ग्राम न्यायालय में के बगल में फोटो स्टेट वाली दुकान वाले की हज़ारों रुपये की कमाई हो जाए? नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा मामले ही नहीं आएंगे। ऊपर से जो होगा कि भाई इतने ज़्यादा वो लोग सशक्त भी नहीं होंगे जो इतनी ज़्यादा फोटो स्टेट के लिए, एक फोटो स्टेट के लिए यानी 50,000 कॉपी निकलवाएं, उसके 50,000 रुपये दे के जाएं, ठीक है। तो अब ये सी बात है, फोटो स्टेट वाला भी मना कर देगा। स्टाम्प वेंडर वगैरह भी होंगे भाई, वो ये देखेंगे कि ग्राम न्यायालय के बगल में हमारे मात्र सुबह शाम तक 2 या 3 स्टाम्प बिक पा रहे हैं और वहीं हम जिला कोर्ट पर बैठेंगे तो वहाँ हमने कम से कम सुबह शाम तक 40 से 50 स्टाम्प बेच ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छी खासी कमाई हो रही है। तो इस वजह से जो है ग्राम न्यायालय की जो संचालन है वो बाधक हो रहा है, ठीक है। खैर आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान में न्याय का क्या स्वरूप है, न्याय किस प्रकार से चल रहा है प्रक्रिया। आप सभी इस बात से, ये प्रक्रिया आपसे छुपी नहीं है। और मैं अपने मियाँ मिट्टू हूँ या अपने मुंह से कुछ इनके बारे में तारीफ करूँ तो वाकई में सबसे बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि आप सभी स्वरूप जानते हैं, ठीक है। नहीं वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, वर्तमान में अपना कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, वर्तमान में इन लोगों की क्या क्या देन है जो हमारे भारतीय समाज को, लोकतंत्र को झेलना पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये लोग वाकई में सही से अपना कार्य करने लगे तो यकीन मानिए समाज से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अत्याचार वगैरह देख रहे हैं, शोषण देख रहे हैं, सब मिट जाएगा, ठीक है। तमाम जो क्राइम बढ़ता हुआ देख रहे हैं वो सब पर अंकुश लग जाएगा। लेकिन हकीकत यही है कि ये लोग बिल्कुल उदासीन रवैया बनाए हुए हैं। ये लोग बस तारीख पर तारीख वाला खेल खेलते हैं बस अपनी कमाई के लिए, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, ठीक है भाई। ये चैप्टर अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, देखिए अभी मैं हाल ही में आपको जो आपकी क्लास 10th वाली ज्योग्राफी है, क्लास 10th वाली ज्योग्राफी आपकी जो है ये एंड हो गई है लगभग। यहाँ पे एक चैप्टर रह गया, वो भी आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा चैप्टर। उसके बाद क्लास 10th के बाद मैं बिल्कुल ब्रेक लगाने वाला हूँ ज्योग्राफी पर। रीज़न क्या है ब्रेक लगाने का, कि कुछ पेंडिंग वाले चैप्टर्स आपके हैं वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे आपकी बर्ड ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन रह गया है उसे कंप्लीट करवाऊंगा मैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई मुझसे बार बार करके कुछ अभ्यर्थी जो है पॉइंट आउट करके कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने जो है एनसीईआरटी की पॉलिटिकल सीरीज क्यों नहीं करवाई है, यानी पॉलिटिकल एनसीईआरटी क्यों नहीं करवाई है, ठीक है। देखिए मैंने आपको शुरुआत में स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि मैं आपको लक्ष्मीकांती इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको वो एनसीईआरटी वाली पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आप बार बार मुझे बाध्य कर रहे हैं। देखिए ये तो अब बात यह है कि यूट्यूबर क्या होते हैं, मैं आपको हकीकत बता दूं, यूट्यूबर तो यही चाहता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उसकी बनती रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनती रहेंगी तो फ़ायदा ये होगा कि भाई ज़्यादा लोग जुड़ते रहेंगे, किसी न किसी बहाने से लोगों का टाइम उलझा रहेगा। मैं टाइम उलझाना नहीं चाहता हूँ आपका, मैं बस ये चाहता हूँ आपको एक्चुअल में जो कंटेंट है वो आपको पढ़ने को मिले। उलझाने के लिए मेरे पास 50 तरीके हैं यार, मैं सुबह शाम तक 10 वीडियो ऐसी ला सकता हूँ जिनमें आप उलझे रहेंगे, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि सर ये क्या दे रहे हैं हमें, ठीक है। मुझे उलझाना नहीं है, मुझे आपको बस एक तरीका सिस्टमेटिक प्रोसीजर के तहत आपको आगे निकाल के ले जाना है, ठीक है। देखिए जो एनसीईआरटी पॉलिटी है कभी टाइम मिलेगा मुझे तो मैं आपको अपनी इच्छा से, ठीक है, उसकी इतनी बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई एनसीईआरटी पॉलिटी हमने नहीं पढ़ी तो भाई हम फेल हो जाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे। सबसे मेन बुक आपकी जो है, जो आपकी पॉलिटी के मामले में जो भगवत गीता बोली जाती है यूपीएससी की, वो आपकी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है। अगर आपने इसे ढंग से निचोड़ के तैयार कर लिया तो यकीन मानिए आपके पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे में एनसीईआरटी पॉलिटी की कोई जो है उपयोगिता नहीं रह जाएगी। तो एनसीईआरटी पॉलिटी आप पढ़ के करेंगे भी क्या, ठीक है। अगर आपको पढ़नी भी है खुद से डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, हमें नोट्स बनाने नहीं है उसके। मैंने आपसे पहले ही मना कर दिया था जब मैंने स्टार्ट की थी यहाँ पे पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ाना, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक से, तो मैंने मना कर दिया था वहाँ पे एनसीईआरटी पॉलिटी की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी जो बात है समझ गए होंगे और बार बार मुझे एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए बाध्य नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपका बस समय बचाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप एक सही रास्ते पर चलें, ठीक है। भटकाने के लिए तो मुझे पास तमाम तरीके हैं, मैं आपको तमाम कंटेंट दे दूंगा, आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा उपयोगी नहीं है। लेकिन मुझे ये करना नहीं है, मैं सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा हूँ और उसी तरीके से चाहता हूँ कि आप लोगों की स्टडी चलती रहे,
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।